हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में काम कर रहे हैं। एक टैक्स है, एक लीगल है, एक बुक कीपिंग है। एक ओनर को लीगली साउंड होना जरूरी है। The man that can run taxation across the globe just sitting in Pakistan. मेरे पास 95% क्लाइंट जो है ना वो पाकिस्तान या पाकिस्तान ओरिएंटेड क्लाइंट है। Ali Nisar, also registered by IRIS and their official officer, which you can also confirm by going on their website. लोग नॉर्मली कॉमन मिस्टेक क्या कर रहे हैं, राइट? यानी कि जो टैक्स फाइल कर रहे होते हैं या किसी से करा रहे होते हैं वो भी गलतियां कर रहे होते हैं। बैंक के लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये बिजनेस जनरेटेड इनकम है या लोन है या आपका इन्वेस्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम अली निसार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। तबीयत वगैरह ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, आप कोई यूएसए की वेबसाइट पे आ रहे थे, आईआरएस की वेबसाइट पे। तो वो भी बताएं कि क्या है और अपना नाम भी बताएं, अपना इंट्रोडक्शन भी दें। जी बिल्कुल। देखिए मेरा नाम अली निसार है और मैं हम्म, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ हम्म, और उसके साथ ही सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, ये दो सही। प्रोफेशंस के साथ मेरे मुंसलिक हूँ। आईरस में बिल्कुल आपने सही देखा। आईरस में हमने रिसेंटली आईरस की पब्लिक प्रोफाइल में आ रहे हैं। इस वक्त टोटल टॉप 7 लोग 7 लोग रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, माशाल्लाह। तो पाकिस्तान से इसमें एक हम लोग कराची से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईरस। तो उसके लिए आपने क्या यहाँ से बैठे बैठे अप्लाई किया या वहाँ जाके अप्लाई किया था? नहीं, डेफिनेटली जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो हमने फुलफ़िल किया, जिसमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन थी, कुछ टेस्ट थे अच्छा, और एएफएसपी प्रोग्राम होता है, एनुअल फाइलिंग सीजन प्रोग्राम, वो हमने सही। कंप्लीट किया और उसके बाद ही आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग को वेबसाइट में हम ओके। सिलेक्ट हो गए उनकी। अब यूएसए की वेबसाइट पर आ रहे हैं, माशाल्लाह यार, बड़ी खुशी हुई जब मैंने आपका देखा ना प्रोफाइल, आपने शायद पोस्ट डाली थी। तो मैंने कहा चलें यार, हमारे दोस्तों में से भी कोई है कि अब यूएस की फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग हमें करानी हो तो आपसे करा सकते हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो आज के मेरे पॉडकास्ट में है कि अगर हम यूएस में कंपनी खोलने जा रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। हम्म, तो और कौन से, मतलब हमारे पास कंपनी फॉर्मेशन के तरीक़ेकार होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर हमें अपनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा जो सवाल है वो टाइप्स पे पहले मैं करता हूँ, कौन सी कंपनी की टाइप्स मुझे खोलनी है। इधर मैं अमेज़ोन का अकाउंट खोल रहा हूँ या होलसेल का हूँ, तो उसको थोड़ा ब्रीफ बताइएगा ज़रा। अच्छा देखिए, ब्रीफली मैं बता देता हूँ। हम्म, एलएलसी की टोटल कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं। आपके पास 3 टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास एलएलसी है, जो कि सिंगल मेंबर एलएलसी है, मल्टी मेंबर एलएलसी है, सी कॉप है और एस कॉप। हम्म, एज ए नॉन रेसिडेंट हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एस कॉप इज़ फॉर रेसिडेंट सिटीजन और हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। ऑब्वियस ये 3 में से कौन से ऑप्शन हमने चूज़ करने हैं बेस्ड ऑन नीड्स हैं। हर इंडिविजुअल का सेपरेट क्राइटेरिया होता है। अच्छा, मेरे पास जो सवाल आता है ना सबसे ज़्यादा कि यार हम कंपनी को खोल रहे हैं, फॉर्मेशन में हमें दो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। एक आईएनसी होता है, लोग कहते हैं यार आईएनसी खोल रहे हैं, कुछ कहते हैं यार एलएलसी खोलो। और नॉर्मली लोग ज़्यादातर मैंने देखा है एलएलसी खोल रहे होते हैं। इसके अंदर मजीद बाइफिकेशन में जाएंगे तो स्टेट वाइज भी वेरी करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार एलएलसी हम कौन से स्टेट में खेलें या आईएनसी कैसे खुलनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में ज़रा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। अच्छा देखिए, आईएनसी जो डिसीजन है, आपने आईएनसी यानी कि आपने सी कॉप, इसको अगर मैं हम्म, सिंपल टर्म में बात करूँ तो सी कॉप अगर आप लेने जाते हो तो सी कॉप में टैक्स इम्प्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मिसाल के तौर पर सी कॉप में इस वक्त 20% एक हायर रेट एप्लीकेबल होता है। तो हम्म, और जबकि आप एलएलसी, सिंगल मेंबर एलएलसी की तरफ जाएँ या मल्टी मेंबर एलएलसी की तरफ जाएँ तो आपका जो टैक्स रेट है विच इज़ 10% से आपका स्टार्ट होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि फ़र्क कितना है। अगर आपका स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस है और एक लार्ज स्केल बिजनेस नहीं है और आप स्टार्टिंग आउट कर रहे हैं लिमिटेड बजट के साथ, तो कभी भी सी कॉप एक रिकमेंडेड आपका स्ट्रक्चर नहीं है, लीगल सही। स्ट्रक्चर नहीं है। ऑब्वियस इसके अब आप जिसमें जाएंगे हम्म, सी कॉप स्ट्रक्चर क्या है और सिंगल मेंबर एलसी क्या है, तो वो अब एक सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि कौन सी लीगल स्ट्रक्चर आपने चूज़ करना है, ठीक तो है, सिंगल मेंबर एलएलसी या मल्टी मेंबर एलएलसी ही में ये दो स्ट्रक्चर है जो ठीक है। रिकमेंड की जाते हैं बेस्ड ऑन कि इंडिविजुअल कितने हैं। इसमें शायद एक मिसिंग नहीं करते, मैंने एस, मेरे पास जो सवाल लिखे हैं उसमें एस क्रॉप भी कोई चीज़ आ रही थी कि मतलब एस कॉप। अच्छा ये देखिए देखिए, ये सी कॉप एस कॉप, देखिए दो चीज़ इंक। सी कॉप इज़ हम्म, ऑल्सो अ कॉर्पोरेशन, एस कॉप इज़ ऑल्सो अ कॉर्पोरेशन। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि एस कॉप एक पास थ्रू एंटिटी है। इसका मतलब ये है कि इस पर एस कॉप पे कोई भी टैक्स रेट अप्लीकेबल नहीं होता। एस कॉप का जो डिविडेंड है वो उसकी ओनर्स की तरफ जाता है और ओनर जो है ठीक वो है। अपनी सिंगल जब फाइलिंग कर रहे होते हैं तब अब उस टैक्स पे करते हैं। और एस कॉप इस सिर्फ और सिर्फ यूएस रेसिडेंट्स के लिए। तो ये एक यानी कि फ़र्क है। हम लोग नहीं खुल सकते पाकिस्तान रह एग्जैक्टली, के। एज अ नॉन रेसिडेंट वो नहीं खोल सकते एस कॉप। लेकिन इनकॉर्पोरेशन जो होती है वो हम यहाँ से बैठे बैठे ऑन कर सकते हैं। एग्जैक्टली यानी ब्यूटी ये है यूएस की बिजनेस की कि आप इवन यूएस सॉइल में आप कदम ना भी रखें, आप यहाँ बैठ के एक सी कॉप, एस कॉप, सी कॉप और एलएलसी ओपन कर सकते हैं। कितने पैसे चाहिए होंगे तकरीबन उसको ऑन करने के लिए? देखिए सबसे सबसे डिफरेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल, या कितने पैसे लगेंगे हमें यूएसए में कंपनी ऑन करने के लिए? देखिए बिजनेस तो
आपका 30,000 से लीगली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बिजनेस आपको सिर्फ कंपनी खोलने से तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, ऑब्वियस। आप अगर अमेजोन में बिजनेस कर रहे हैं या लेट से टिकटॉक शॉप ओपन कर रहे हैं, वॉट तो उसमें उसकी सेपरेट बिजनेस की इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन लीगली आप 30,000 से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें एक थ्रेड भी हाथ क्या दे दें कि कंपनी खोलना आसान है, उसके टैक्स फाइलिंग बता दे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये कंपनी ज़रूरी है, खोलना ऐसा ना हो कि वो बंदा वो सोच ले यार 30,000 में कंपनी खुल जाएगी, उसके बाद बताएंगे ऐसा थोड़ा ही है। देखिए, हो ये रहा है कि इस वक्त मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो लोग पहले कंपनी खोलते हैं और बाद में सोचते हैं कि इस कंपनी में करना क्या है। करना क्या है। तो वो और एक्सपीरियंस भी नहीं होता और फ़ौरन से कंपनी खोल देते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं और बिल्कुल यंग एज के होते हैं, 20-22 साल के, 18-20 साल के लड़के जो आ रहे हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि फ़ौरन से पहले कंपनी की तरफ ओपन कर रहे हैं और बाद में वो किसी ट्रेनर के साथ अटैच हैं या किसी या अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन वो बिज़नेस वर्थ इट नहीं है, उसमें एक लॉन्ग जर्नी है, टाइम लग जाएगा। तो हमेशा ही रिकमेंडेड होता है कि एक इंडिविजुअल जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है, उससे पहले उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ही लाजमी है और उसको पूरा एक बजट फिजिबिलिटी भी बनानी चाहिए कि लेट्स से 6 महीने 1 साल उसने बिज़नेस में कहीं से उसने एक्सपीरियंस लिया किसी एजेंसी के साथ मिलके, तो उसके बाद वो स्टार्ट करने जा रहा है, तो उसकी बजट फिजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही बिज़नेस फॉर्मेशन इज़ द लास्ट स्टेप जो स्टार्ट होता है बिज़नेस में। मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा पाकिस्तान से भी कंपेयर करके बताएं कि हम यहाँ कंपनी खोल देते हैं और टैक्स फाइल नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसे कंपनी तो ऑन कर ली कि भाई वो दिल कर रहा होता है कि भाई मैं अपने बेटे के, ज़्यादातर हमने देखा बेटा बेटी के नाम पे खोल देते हैं कंपनी अभी। तो फिर उसके बाद जो 1 साल के बाद उनको जो दंड भरना पड़ता है, वो भी बताएं ज़रा थोड़ा सा। देखिए, पेनल्टी सिस्टम इस वक्त यूएस में फॉर अ नॉन रेजिडेंट जो है वो थोड़ा लीनियंट है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, क्योंकि इस वक्त लास्ट ईयर 2022 में आईआरएस ने तकरीबन 30,000 करीब एम्प्लॉयज़ को हायर किया था, जस्ट बिकॉज के बिजनेसेस इतने फॉर्म हो रहे हैं कि आईआरएस को बिजनेस की जो कंप्लाइंस है उसमें टाइम लग रहा था। तो अभी जो आईआरएस का जो फोकस है वो रेसिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, सी कॉप कंपनीज हैं, इवन नॉन रेसिडेंट है लेकिन सी कॉप उन्होंने बनाई हुई हैं, तो वो रेडार में बहुत क्लोजली हैं। अगर वो एक डेडलाइन भी मिस कर देते हैं, फ़ौरन से उनको पेनल्टी लेटर आ जाता है। लेकिन एक बेनिफिट ये भी है सिंगल मेंबर एलएलसी बनाने का कि वो रेडार में नहीं है। तो लेकिन जब आते हैं तो उनके पास पेनल्टीज़ आती हैं। कुछ सिंगल मेंबर एलएलसीज़ को अब पेनल्टीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं। लास्ट ईयर तक में हमारे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे सिंगल मेंबर एलएलसी को पेनल्टीज आई, लेकिन सी कॉप को बहुत सारी पेनल्टीज हमेशा आती हैं। यानी कि आप रिकमेंड नहीं करें, यानी कि ड्रॉबैक एलएलसी में नहीं है। अच्छा, मेरे पास जो सवाल लिखा हुआ आया था, मैंने जब रिसर्च कर रहा था, तो लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि यार हम ऐसे क्या ड्रॉबैक हैं एलएलसी खोलने के, मतलब यही सवाल था। मैंने कहा ड्रॉबैक तो इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई ख़ास कोई ड्रॉबैक भी है एलएलसी के अंदर? देखें, आपकी कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ जाती है, दैट्स ऑल। एलएलसी के अंदर कह रहे एलएलसी हैं? की कंप्लाइंस कॉस्ट, मिसाल के तौर पर मैं प्रिंसिपल ऑफ 5 यानी कि हम कहते हैं कि एक बिजनेस जब फॉर्म हो जाता है तो 5 चीज़ें आपने करनी है, यानी कि हर साल पूरे साल में। एक, आपने उसका जो एड्रेस जो आपने बाई की है वो एड्रेस रिन्यू करना है आपने। उसके बाद फिर एलएलसी की एनुअल रिपोर्ट की कॉस्ट है वो बिल्कुल है। करनी है। फिर आपने इनकम टैक्स फाइलिंग करनी है, और उसके बाद फिर आपने सेल्स टैक्स अगर बनाया हुआ है, परमिट बना हुआ है, तो सेल्स टैक्स की फाइलिंग है, और फिर 5वीं BOI। तो ये 5 कंप्लाइंसेज हैं हर बिजनेस की, चाहे वो एलएलसी है या सी कॉप है, ये 5 कंप्लाइंसेज करनी है। इसके अलावा फिर अकाउंटेंट फ़ी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जितनी आपने कॉस्ट शायद बनाने में नहीं दी हो, उतनी आपको कंप्लाइंस कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी आखिरी में पूरे आपने साल में। BOI क्या बताया है? BOI इज़ बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हाँ। इसी साल इम्प्लीमेंट हुआ है। ये लास्ट ईयर सेनेट ने लॉ पास किया था, बट रिसेंटली दिस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, जिसमें आपने एक एलएलसी के पीछे या एक बिजनेस के पीछे एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर कौन है, दैट नीड टू बी रिपोर्टेड टू द इन्फोर्समेंट एजेंसी वेबसाइट। ठीक हो गया। अच्छा, पार्टनरशिप में खोलते हैं एलएलसी, तो इसकी क्या मतलब प्रॉप्स एंड कॉन्स हो सकते हैं, या इसके क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं? पार्टनरशिप में देखें, अगेन अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो अगेन इसकी कंप्लाइंस कॉस्ट और इसकी अकाउंटेंट फीस बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें होता ये है कि पार्टनरशिप में बिजनेस का एक रिटर्न सेपरेट जाता है, और जो कि 1065 है, और सिंगल मेंबर और जो उसके पार्टनर्स हैं, मिसाल के तौर पर 2 पार्टनर्स हैं, तो इन दोनों पार्टनर्स की सेपरेट फाइलिंग जाएगी। तो टेक्निकली एक बिजनेस के अगेंस्ट 3 फाइलिंग जाएंगी। तो अगेन एक 3 फाइलिंग्स का मतलब है कि आपकी अकाउंटेंट फ़ी इंक्रीज़ हो गई। तो ये एक डिसएडवांटेज है। बाकी बेनिफिट के तौर पर अगेन अगर आप सूटेबल ये है कि आप एक से ज़्यादा लोग हैं और बिज़नेस करना चाह रहे हैं यूएस में, और दोनों लोग चाह रहे हैं कि उनका बैक एंड पे नहीं फ्रंट एंड पे उनकी विजिबिलिटी भी हो, नाम भी आए कंपनी के आर्टिकल्स में, तो पार्टनरशिप कंपनी फॉर्म करनी है। वो इनएविटेबल है, वो मैंडेटरी है। तो ये बेनिफिट है कि आपको आपकी जो लायबिलिटी है वो सामने आ जाती है कि कौन ठीक है है। पार्टनर्स के।
जहाँ मैं तक चाहता बात हूँ है आप पैसे की एग्जाम्पल से बताएं तो ज़्यादा आसान होगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक एलएलसी खोल ली और 2 पार्टनर के साथ खोल ली। अगर मैंने इंडिविजुअल पार्टनर था तो एक फ़ीस देनी पड़ेगी, एग्जाम्पल है तो $100 देने होंगे। लेकिन अगर 3 पार्टनर हैं तो $300 देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली इसको आप थोड़ा ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर टेक्सास की एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ टेक्सास में सिंगल मेंबर एलएलसी आपकी $300 में बन जाती है और लेट से $100 में आपकी रजिस्टर्ड एजेंट और एड्रेस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ठीक है $400 में आसपास आपकी टेक्सास की एलएलसी बन जाती है अगर आप एक लीगल प्रोफेशनल के थ्रू काम नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंटली खुद लेके चल रहे हैं। ठीक है यही चीज़ अगर एक मल्टी मेंबर आप बनाना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप एलएलसी बनाना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट सेम है। तो वही आप अगेन आपने सिंपल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फीड कर दिया और डिपार्टमेंट को आपने बता दिया कि एक पार्टनर नहीं, एक इंडिविजुअल नहीं है इस कंपनी के पीछे, 2 इंडिविजुअल है। तो कॉस्ट इम्प्लीकेशन फॉर्मेशन में तो कुछ भी नहीं है, हाँ फॉर्मेशन सेम रहेगी। लेकिन फॉर्मेशन अगेन लेकिन अगर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग हो रही है और पार्टनरशिप एलएलसी जो है दिस इज़ अ पास थ्रू एंटिटी, यानी पार्टनरशिप इटसेल्फ कोई टैक्स पे नहीं करती। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर एक पार्टनरशिप एलएलसी है जो कि पूरे साल में $10,000 का बिजनेस करती है ठीक और है उसमें से उनके एक्सपेंसेस लेट से $6,000 के हैं, तो $4,000 उसने इनकम इनकम जनरेट करें, नेट हाँ नेट इनकम नेट है, इनकम आ गई। ये ठीक टेक है अवे इनकम है पार्टनर्स के लिए। तो एज पर आईआरएस ये इस 4,000 पर कोई टैक्स नहीं है। ये 4,000 की आपने सिंपल रिपोर्टिंग करनी है बिफोर 15th ऑफ मार्च। उस आपने जब वो 1065 फाइल कर दी और गवर्नमेंट को बता दिया ठीक है कि एंटिटी ने, एक बिजनेस ने 4,000 जनरेट किया, तो वो टैक्स इस तरीके से कलेक्ट करता है आईआरएस कि वो 4,000 स्प्लिट होता है। लेट से दोनों पार्टनर की इक्वल शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग, तो 50% स्प्लिट होके जाएगा जो कि 2,000 बनता है पार्टनर ए को और 50% जाएगा पार्टनर बी को। वीक हो जाएगा। तो ठीक पार्टनर ए अपना जब इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करेगा तो वो 20,000 पर 10% पे करेगा, सॉरी 2,000 में 10% पे करेगा जो कि $200 होगा। ठीक है तो ये पार्टनर ए भी $200 टैक्स पे करेगा, पार्टनर बी भी $200 डॉलर टैक्स पे पे करेगा। तो एक्यूमुलेट देंगे तो $400 दिया, जो कि 10% टेक्निकली 4,000 प्रॉफिट का ही है। सही। तो टैक्स इम्प्लीकेशन आईआरएस के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये है कि इंडिविजुअल पार्टनर्स के थ्रू ये आपको दोनों डिफरेंट फाइल है, लेकिन फिर असल में अगर देखा जाए तो टैक्स नहीं बढ़ा उसकी मतलब अगेन वो प्रोसेस बढ़ गए। अब वो प्रोसेस प्रोसेसेस बढ़ प्रोसेस गए बढ़ गए तो प्रोसेस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इसमें आपके पैसे बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब यानी कि जो अकाउंटेंट है उसको आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर वो $100 का ईच चार्ज कर रहा था तो कंपनी के अलग फॉर्मेट करेगा और फिर आप दोनों की करेगा, तो अब आप बेसिकली आपको $200 उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन एक बेनिफिट मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपकी बात से मुझे ध्यान में आई बात। अब एक पार्टनरशिप में नॉर्मली एक सिंगल मेंबर एलएलसी है, वो अपने आप को सैलरी नहीं दे सकती एज पर आईआरएस लॉ। मिसाल के तौर पर आप बिजनेस के एक्सपेंसेस बना रहे हैं, 10,000 अगर आपने रेवेन्यू जनरेट किया, तो आप अपने एक्सपेंसेस में लेट से आप अगर हर महीने $300 या $500 विड्रॉ कर रहे हैं, वो आप शो नहीं कर सकते। किस चीज़ में वन में सिंगल मेंबर एलएलसी सिंगल में में आप अपनी रेमुनेशन शो नहीं कर सकते, नहीं कर एक सकते। डायरेक्टर अपनी सैलरी शो नहीं कर सकता, वो अपना उसका प्रॉफिट ही उसकी वो तो सैलरी है। वही हो गया। ठीक है लेकिन एक मल्टी मेंबर एलएलसी में जो डायरेक्टर है वो अपनी ठीक है सैलरी शो कर सकते हैं। ठीक है तो सैलरी शो करने से फ़ायदा ये होगा कि जो आपका $4,000 का प्रॉफिट है वो अगेन कम हो जाएगा, विच इज़ लाइक हो सकता है आपका बिजनेस पूरा लॉस में चला जाए। क्योंकि आप सैलरी ले रहे हैं। एग्जैक्टली आप सैलरी ले रहे हैं, तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ मल्टी मेंबर तो एलएलसी। आपको वो नानी दादी को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हम सिंगल में कर रहे होते हैं ना, वो नानी को ऐड कर देते हैं कि भाई हम नानी कॉन्ट्रैक्टर फीस और सब चीज़ें ऐड कर हाँ, वो देते हैं, कर तो देते हैं। एग्जैक्टली वो यही सीन है। एक दोस्त था मेरा, वो ये कह रहा था कि उसने अपने भाई को ऐड कर लिया और उसको वो सैलरी पे कर देता है तो उसके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो वो तरीके करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो 2 पार्टनर ऐड हो जाते हैं तो उसमें भी आसानी है। लेकिन फिर इसमें एक चैलेंज जो मुझे भी दिखता है, तो फिर वो मल्टीपल एलएलसी ऑन कर सकता है या नहीं ऑन कर सकता? मतलब एक पार्टनर एक एलएलसी पे आ गया फिर दूसरे में आ रहा है, तो वो ऑन मतलब ऐसा एलएलसी ही है, इट्स वेरी नॉर्मल। देखिए यूएस में या यहाँ पे बीइंग नॉन रेसिडेंट, मेरा एक क्लाइंट है जिसकी 5 एलएलसीज हैं, कुछ सी कॉप हैं, कुछ इस तरीके से। तो एक इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल सी कॉप का भी पार्ट हो सकता है, मल्टी मेंबर एलएलसी का भी पार्ट हो सकता है, और उसकी अपनी सोल मेंबर एलएलसी या सिंगल मेंबर एलएलसी भी हो सकती है। तो इसमें लेकिन कोई उसको सब अलग अलग फाइल करना पड़ेंगे। देखें इसका सब अलग अलग फाइल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगेन आपने बिजनेस का रिटर्न फाइल कर दिया और बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो मैंने जितने भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हर बिजनेस से मेरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रहा है, तो हर बिजनेस मेरी K1 इशू कर रहा होता है, तो K1 को मैं कंसोलिडेट करूंगा और अपने इंडिविजुअल रिटर्न में शो कर दूंगा प्रॉफिट को। तो ठीक है टेक्निकली तो ये हो रहा है कि मुझे $500 यहाँ से आए, $600 वहाँ से प्रॉफिट आया, $3,000 मुझे कहीं और से प्रॉफिट आया, तो ये मैंने 4,100 अपने इंडिविजुअल रिटर्न एक साथ फाइल कर दिया। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अगर बात करें हम, जिसमें हमारा ट्रेडमार्क होता है या लोगो है या कॉपीराइट के लोगो हैं,
तो वो फिर कंपनी के नाम पर होंगे, जैसे कंपनी के अंदर 2 पार्टनर ऐड हुए हैं, तो वो फिर कंपनी के नाम पे इंडिविजुअली अगर डाल सकते हैं हम, कि वो चला जाएगा कंपनी के नाम पे? देखें हमेशा देखें यूएसपीटीओ आपको अलाउ करता है कि आप ट्रेडमार्क जो है वो ओनर के नाम पे रजिस्टर करें, ठीक है ना, या तो बिजनेस के नाम पे रजिस्टर करें, लेकिन इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप बिजनेस के नाम पे रिकमेंड करें, तो ये आपके ऊपर ऑप्शन है। तो उसमें वो सोल प्रोप्राइटर की मतलब एक बंदे की भी तो इन्फॉर्मेशन मान रहा होता है कि यार कॉन्टैक्ट पर्सन नेम या डायरेक्टर नेम एक मांग रहा होता है दैट्स अगर नॉर्मल। इवन आईआरएस के साथ भी हम लोग जब फाइल करने जा रहे होते हैं, बिजनेस आपसे एक रिप्रेजेंटेशन लेगा कि हु वुड बी द रिप्रेजेंटेटिव जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट, चाहे वो आईआरएस को आप करें या कंपनी सेक्रेटरी को करें या यूएसपीटीओ को करें, तो आपने एक बंदे की इन्फॉर्मेशन तो देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, स्टार्टअप बहुत चलता है, तो इसका वहाँ पर हम एलएलसी वगैरह खोलते हैं, तो यहाँ से हम कोई फंड रेज कर सकते हैं? ऐसी कोई आपने अब तक ऑप्शन देखा है? ये कोई ऐसा कुछ सुना हो? मैं तो ऐसे ही जनरल सवाल कर लिया आउट ऑफ द, मैंने कहा चलें थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक भी बात कर लेना चाहिए, हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल हो। नहीं देखिए, लीगल तौर पर तो हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियोज नहीं आया जिसमें स्टार्टअप जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो फंड कर रहे हैं, लेकिन नॉन रेसिडेंट बिल्कुल फंड रेज करते हैं, डिफरेंट चैनल से फंड करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक टैक्स फाइलिंग की है जिसमें $250,000 एक इंडिविजुअल ने रेज किए थे। ठीक है। अगेन लेकिन उन्होंने अपने इसको सी कॉप में इनकॉर्पोरेट किया और उसको लेके चल रहे हैं। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट एज अ नॉन रेसिडेंट, एज अ इंडिविजुअल आप भी स्टार्टअप जो है वो रेस कर सकता है इसमें। अच्छा अली भाई, एक बात बताएं, मैं ना इसको चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ। अभी हमने करी है, इस चैप्टर को मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊँगा सेल टैक्स के, ताकि उससे रिलेटेड हमारे पास टॉपिक आए। जैसे यूट्यूब पे आपने देखो नीचे एक बार आ जाती है, तो अभी कंपनी फॉर्मेशन में आपको कैसा सवाल लगता है जो मैंने नहीं किया, ताकि ये चैप्टर में क्लोज करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सेल टैक्स के ऊपर, ताकि हम सेल टैक्स से रिलेटेड यानी कि टैक्सेशन से रिलेटेड सारी बातचीत करें। तो इसमें ऐसा कोई टॉपिक आपको लगता है कि मैंने बात नहीं की हो, तो वो आप बताएं, कोई ऐसी कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो इस चैप्टर के अंदर, कोई ऐसी चीज़ है? मैं आगे चलूँ सेल टैक्स पे? निकलते आगे ही चलें। सही इसमें है। बस एक सवाल था मेरा, इसमें इस कंपनी फॉर्मेशन में मेरे ख्याल से आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि अमेज़ॉन का वो एक ही अकाउंट खोल सकता है, मल्टीपल अकाउंट नहीं खोल सकता, आइदर वो सिर्फ कंपनी से मल्टीपल खोल सकता है। कोई इस तरह की केस स्टडी आपके पास है? बिकॉज मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि ये इस तरह का सिनेरियो होता है। नहीं होता। केस स्टडी इस तरीके से है, एक तो BOIR की आप थोड़ा सा डिटेल लें, अभी इसी साल आया है, ठीक है। तो इस पर स्पेसिफिकली मैं इलस्ट्रेटिव आंसर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने BOIR की रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट की है, जिसमें तमाम बिजनेस ओनर्स, चाहे वो कोई भी लीगल स्ट्रक्चर हो, सी कॉप, एस कॉप, LLC, मल्टी मेंबर, तो उन तमाम बिजनेसेस को BOIR रिपोर्ट फाइल करनी है। BOIR रिपोर्ट यही है कि आपने जितनी बेनिफिशियल ओनर है, जो ओनर है उसने बताना है कि इस LLC या इस सी कॉप की एक्चुअल पीछे ओनर कौन है, दैट्स ऑल। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि स्टेट ने बहुत इसको स्ट्रेटजिकली इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है, जिसमें वो तमाम कंपनीज जो 1 जनवरी 2024 से पहले बनी हैं, फॉर्म हुई हैं, उनको 1 साल का इन्होंने टाइम पीरियड दिया कि 1 साल के अंदर अंदर BOIR रिपोर्ट फाइल कर दें। लेकिन वो कंपनीज जो अब 1 जनवरी के बाद फॉर्म कर रही है, तो उनको उन्होंने सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया। विद इन फॉर्मेशन डेट, आफ्टर फॉर्मेशन डेट, विद इन 3 मंथ्स आपने इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट के साथ फाइल करना है। और फिर लेटर ऑन की स्ट्रेटजी ये है कि जब 2025 आएगा, तो 2025 में जो भी कंपनीज बनेंगी उनके पास 30 डेज होंगे और उसको फाइल करना होगा। एग्जैक्टली फाइल करनी है। तो यानी ये एक US गवर्नमेंट की एक ब्यूटी है कि वो किस तरीके से एक लीगल चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक कानून आया और कल वो इम्प्लीमेंट हो गया, बल्कि उसको स्ट्रेटजिकली एक आसानी के लिए ओनर, क्योंकि देखें जो बिजनेसेस पहले फॉर्म हो जाते हैं, अब उनको नहीं पता कि लॉज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उनके लिए एक पूरी 1 साल की वो कैंपेन लेके चल रहे हैं और डिफरेंट तरीके से ओनर्स को अप्रोच कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं सही डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। लेकिन वो कंपनी जो अभी स्टार्ट हो रही है, नेचुरली तौर पर कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होने जा रहा होता है, तो वो लीगल, टैक्स, हर तरीके से रिसर्च करता है किसी क्या इम्प्लीकेशन है। जब वो अपनी बिजनेस की भी रिसर्च कर रहा होता है, तो उसकी लीगल और टैक्स इम्प्लीकेशन भी सर्च कर रहा होता है। तो ऑब्वियस फिर वहाँ पर उनकी नॉलेज में आ जाएगी ये चीज़ ऑलरेडी मौजूद है कि इसमें ये कंप्लाइंस है। तो दिस इज़ हाउ दे हैव इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम ऑफ। अरे इसमें बहुत सारी कंपनी की टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए, बहुत सारी चीज़। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अमेज़ॉन पे अगर हम मल्टीपल अकाउंट खोलते हैं मल्टीपल LLC के साथ 1% पे, तो लेकिन वो हमें रिकमेंडेशन नहीं होती है। इस तरह का कोई केस, जैसे मैंने भी पहले भी सवाल आपसे किया था कि मल्टीपल अकाउंट में, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर हम उस पर पीछे मल्टीपल पार्टनर्स में आ जाते हैं कोई मसला नहीं होता, लेकिन उनका मैकेनिज्म उस पर डिटेक्ट नहीं कर लेगा अमेज़ॉन का मैकेनिज्म? देखिए बिल्कुल, देखिए बिजनेसेस जो आप फॉर्म कर रहे हैं, उसकी जो साइंस है, उसकी जो लॉज हैं वो डिफरेंट है, और जो अमेज़ॉन इट्स अ प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस है, उसकी साइंस डिफरेंट है। अब ये बात समझ तो में आई अब अमेज़ॉन में अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल जो है वो अपने एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू ही
ट्रेड करेगा। ऐसा लॉजिकली नहीं है कि अगर आप मैं 5 बिजनेस खोलता हूँ और 5 अलग अलग अमेजोन अकाउंट ओपन करूँ, क्योंकि अमेजोन तो अलाउ कर रहा है आपको, आप 5 अलग अलग जो आपके 5 प्रोडक्ट्स हैं, बेशक अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, वो वो आप एक ही बिजनेस अकाउंट बना के डाल लेस सकते करके ट्रेड करें। तो ये एक बिल्कुल अमेजोन, लेकिन आप अमेजोन से बात कर सकते हैं अगर डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं। हाँ, एक सवाल और है। एक चीज़ है कि अलग अलग स्टेट पे हम कंपनीज खोलते हैं, तो सबसे अच्छी स्टेट कौन सी है कंपनी खोलने के लिए इस वक्त करंटली, जिसमें टैक्स ना भरना पड़े? देखिए, मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से हम टेक्सास, व्योमिंग, फ्लोरिडा, ये 3 स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा भी 5 स्टेट्स और हैं जो कि टैक्स फ्री स्टेट्स हैं। लेकिन आप मुझसे अगर एक स्टेट पूछेंगे तो मैं सिर्फ टेक्सास कहूँगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टेक्सास जो है वो एक नॉन रेसिडेंट्स के लिए बहुत फ्रेंडली स्टेट है। क्योंकि होता क्या है, 1 साल गुजर जाता है, साल गुजरने के बाद काफ़ी लोग जो हैं वो कंप्लाइंसेस नहीं कर पाते, क्योंकि या तो उनको बताया नहीं जाता जिसने कंपनी बनाई होती है, सही है ना, या सही। तो पता होता है लेकिन वो शुरू में इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते कि वो एक अकाउंटेंट फ़ी या कंप्लाइंस कॉस्ट को बेयर कर सकें, तो उन पर एक पेनल्टीज़ लग जाती हैं। ठीक है, नॉन कंप्लाइंस आप करेंगे तो आपको एक लेट फाइलिंग पेनल्टी लग जाएगी, टैक्स ठीक है। असेसमेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो टेक्सास गवर्नमेंट के साथ एक अच्छी सिनेरियो ये है कि आप अपनी पेनल्टीज को वेव कर सकते हैं। अगर आप फ्लोरिडा भी जाएंगे, एक चैलेंजिंग है, फ्लोरिडा मुश्किल से करता है और व्योमिंग बिल्कुल भी नहीं करता। सही। तो अगेन लॉन्ग रन में आपका टेक्सास स्टेट बेनिफिट करता है इन टर्म ऑफ, अगर आपने फेलर कंप्लाई नहीं कर पाते जो आपकी टैक्स कंप्लाइंसेज हैं, तो वो चीज़ें वेव हो जाती एक हैं, एक पेनल्टी एक वगैरह। मैंने बहुत सुना है, व्योमिंग व्योमिंग व्योमिंग, यस। व्योमिंग। तो उसकी वो सब बहुत ज़्यादा वो ड्रॉप शिपिंग वाले ज़्यादातर खोल रहे होते हैं। देखिए, व्योमिंग एक चीप स्टेट है, और व्योमिंग की एक अच्छी बात कहें या एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि व्योमिंग के जो ओनर हैं हाँ हाँ। वो विजिबल ही नहीं होते आर्टिकल्स में, या किसी को भी नहीं पता होता। तो व्योमिंग स्टेट जो है वो ट्रांसपेरेंसी रखती है ओनर की, जबकि फ्लोरिडा और टेक्सास में आप देखेंगे तो जो ओनर है उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो आपके आर्टिकल्स में और पब्लिक रिकॉर्ड में आ रहा होता है। ठीक है। तो व्योमिंग में नहीं आ रहा होता, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि व्योमिंग में आपका थोड़ा सा कंपैरेटिवली फॉर्मेशन कॉस्ट चीप है। मैं ठीक है। फ्लोरिडा में जाऊंगा और टेक्सास में जाऊंगा, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। व्योमिंग की कंप्लाइंस कंपैरेटिवली चीप है, टेक्सास और फ्लोरिडा की थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन ओवरऑल तीनों स्टेट जो हैं ये तीनों अफोर्डेबल स्टेट्स हैं। जो अगर मैं ज़्यादा या कम की भी बात करूँ कंपैरेटिवली, ये सिर्फ $100 $150 इतना ही फ़र्क है। ऐसा नहीं कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में फ़र्क आ रहा है। अच्छा अली भाई, अब मैं जाता हूँ नए चैप्टर की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि इस वक्त सेल टैक्स होता क्या, मैं ये चाहता हूँ उसको थोड़ा सा अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बताएं, और उसकी क्या हमारे पास कंप्लाइंस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं कि हमें क्या क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने देखा लोग सेल टैक्स उठा के ले लेते हैं, मैंने भी लिया था और मुझे नहीं बताया ही नहीं किसी ने। उसने बोला हाँ बन जाएगा, बना के दे दिया उसने। उसने ये नहीं बताया कि भाई 6 महीने में फ़ाइल करना है, 3 महीने में फ़ाइल करना है, और इसकी ये इंपॉर्टेंस है और आपको ये डिप्लॉय करना है। तो आई वांट यू टू नो कि ईच एंड एवरीथिंग आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सेल टैक्स होता क्या यूएसए के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप ले लें कुछ भी ले लें, नहीं भी जमा कराएंगे तो पता नहीं चलता। बट आई वांटेड टू नो कि अगर हम सेल्स टैक्स अगर यूएस में ले रहे हैं तो उसकी क्या हमारे पास ऑब्लिगेशंस हैं। देखें, सेल्स टैक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें आप, देखें किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक इनकम स्ट्रीम्स होती हैं कि ठीक है। गवर्नमेंट कहाँ से इनकम जनरेट कर रही है, अपार्ट फ्रॉम उनकी अपनी इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो जनरेट कर रही होती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ जो बिजनेस जनरेट कर रही होती हैं। इसी तरह ठीक है। सेल्स टैक्स एक बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है जिससे जो गवर्नमेंट्स हैं वो बिजनेस से और कस्टमर से सही। अल्टीमेटली रेवेन्यू अपना जनरेट रेवेन्यू करते हैं। जनरेट करते तो सेल्स टैक्स सिंपल ये है कि एक बिजनेस ने अपनी प्रोडक्ट बनाई और प्रोडक्ट के बाद वो उसको मार्केट में सेल करने जा रहा है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड करके लेट से वो $10 में मार्केट में सेल करने जा रहा है, तो गवर्नमेंट लेट से 6% सेल्स टैक्स ऐड कर देगी यूएस में। ठीक है। तो अब वो जो कॉस्ट है वो बढ़ के आपकी लेट से $11 आपकी हो जाएगी कॉस्ट। तो ठीक है। ये जो एडिशनल कॉस्ट अमाउंट जो है दैट्स कॉल्ड सेल्स टैक्स, जो कि हर सेल्स पर टैक्स पे करना पड़ता है एंड यूज़र कस्टमर को, और कलेक्ट करता है सेलर, और वो कलेक्ट करके वो उसकी अमाउंट नहीं होती, वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक ठीक है। है। अब रिसेंटली मार्केट प्लेस फैसिलिटेटर लॉ जो 2021 में यूएस में बहुत सारी जगहों पर स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें तमाम के तमाम स्टेट्स के साथ अमेज़ॉन ने एक ये लॉ जो है उसमें ये कि आपने अमेज़ॉन खुद कलेक्ट करेगा और खुद रेमिट करेगा तमाम सेल्स टैक्स को। तो मिसाल के तौर पर अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो अमेज़ॉन में सेल कर रहा है सिर्फ, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कलेक्ट करे और रेमिट करे, बल्कि कलेक्ट और रेमिट अमेज़ॉन
कर खुद लेता कर है। रहा है। और क्योंकि आपका परमिट बना होता है तो आपने फाइलिंग करनी होती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं नॉर्मल। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपका सेल्स टैक्स परमिट बना होता है तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपने सेल्स टैक्स अपनी सेल पे कलेक्ट करनी है, और जो आपने अमाउंट कलेक्ट की है वो एक क्वार्टर के एंड पे या लेट्स से मंथ के एंड में, जो भी आपके स्टेट की रेगुलेशंस हैं, वो फिर आपने गवर्नमेंट को रेमिट करनी है। आपने जब ठीक वो है। अमाउंट रेमिट कर दी, लेकिन अब उसको फाइल करके बताना भी है ऑन पेपर कि आपने कितनी सेल की, कितनी कलेक्ट की, कितनी आपने परचेज और इनपुट टैक्स जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, और फिर आपने रिमिट की। तो सही ये है, सेल्स टैक्स की फाइलिंग नॉर्मली हो जाती है। डन हो गया। लेकिन स्टेट टू स्टेट भी तो वेरी करता होगा। हर स्टेट इंडिपेंडेंट है, और वो अपना इनकम जो जनरेट करती है वो इसी सेल्स टैक्स के थ्रू कर रही होती है। तो इनके जो लॉज हैं और जो एप्लीकेबिलिटी है वो हर स्टेट की अलग है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ एक चीज़। इसमें ये था कि अमेज़न वाला तो बच गया, उसको तो वो उसने खुद ही कर लिया। लेकिन अगर वो एग्जैक्टली। शॉपिफाई से बेच रहा है या फेसबुक से बेच रहा है या टिकटॉक मार्केटिंग से बेच रहा है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि टिकटॉक उसको कलेक्ट करता है या नहीं करता। तो अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है तो उसको वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा किस स्टेट पर वो कितना टैक्स ले और कौन से स्टेट पे कितना अप्लाई करे? तो वो कैसे मैनेज करेगा या कैसे याद रखेगा? नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। अगेन, इसमें इसमें रिकमेंडेड, अगर लेट्स से आप शॉपिफाई में अपनी एक प्रोडक्ट है, आपका एक टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है, और ऑल ओवर द आप यूएस सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इसकी मैंने सेल्स टैक्स किस तरीके से कलेक्ट करनी है। तो इंटरेस्टिंगली शॉपिफाई जो है ना, वो आपके साथ सेल्स टैक्स की सेटिंग आप उसको अलाउ कर देते हैं, तो वो उस सेटिंग्स को खुद ही ऑटोमेट कलेक्ट कर लेता है। इसी तरह एक टैक्स जार करके वेबसाइट है, और दूसरी एक और भी कपल ऑफ वेबसाइट्स हैं जो आपको सेल्स टैक्स की फाइलिंग मालूम करने में, जो हेल्प सेल्स आउट टैक्स करते जो हैं। आपकी लाइबिलिटी बनती है अमाउंट मालूम करने में, और आगे जो आप सब फाइलिंग करते हैं उसमें आपको हेल्प आउट करती है। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है, जो मैं कह रहा हूँ मुश्किल है, क्यों वो कंसेप्ट इस वजह से क्योंकि सेल्स टैक्स में 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती है। एक आपने फिजिकल नेक्सस कंसिडर करना होता है, और आपने इकोनॉमिक नेक्सस कंसिडर करना होता है। तो अगर आप सही मुझे है। टाइम देंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़, नहीं नहीं, आप बिल्कुल आराम से बताएं, कोई ओके, जल्दी नहीं है। देखें नेक्सस, फिजिकल नेक्सस ये है, अगर किसी एक डेफिनेशन में भी आप फॉल कर गए, तो आपने सेल्स टैक्स उस स्टेट के कस्टमर्स को से कलेक्ट करना है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर फिजिकल नेक्सस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस उस पर्टिकुलर स्टेट में है, या आपका वेयर हाउस है, या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, या आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो ये अगर इनमें कोई भी क्राइटेरिया फॉल कर रहा है, तो आपका फिजिकल नेक्सस की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है आपकी, और फिर आपने उस स्टेट के कस्टमर पर हर सेल पर टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है। ठीक है। तो यानी कोई आपकी थ्रेशोल्ड नहीं है, पहली सेल पर ही आपने कलेक्ट करना है। सही ठीक है। है। लेकिन अगर इकोनॉमिक नेक्सस में आ जाए, अब अगर लेट से किसी स्टेट में आपने अब इकोनॉमिक नेक्सस में 2 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सेल्स यानी कि ऑर्डर सेल्स वॉल्यूम कितना है, और अमाउंट कितना है। तो वहाँ पर ठीक है। थ्रेशोल्ड की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में आप फिजिकली कैलिफोर्निया में नहीं है, लेकिन ठीक है। आपका कस्टमर, अगर आपने वहाँ सेल की है, पहली सेल, ठीक दूसरी है। सेल की है, तो आप कुछ भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, सेल्स टैक्स, सही क्योंकि आप फिजिकली नेक्सस वहाँ पे मीट आउट नहीं हो रहा, नहीं है। क्योंकि आप लेट से फ्लोरिडा या टेक्सास बेस आपकी कंपनी है। तो अब वहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपने 200 ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, 200 सेल्स कर लेते हैं, तो हर 200 के बाद पहली सेल जो होगी उस पर आपने टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक हो गया। इसी तरीके से वहाँ पे शायद $200,000 की लिमिट है। तो अगर ईदर ऑफ द टू है, या तो सेल्स वॉल्यूम या तो आपने सेल्स अमाउंट, टोटल अमाउंट, एक्यूमुलेटेड ठीक है। अमाउंट, तो अगर वो चीज़ मीट आउट हो जाती है, तो फिर आपने हर नेक्स्ट सेल पर कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट तो करना अगेन होता फिर इसका मतलब ये निकलता है कि आपने एक ट्रेसिबिलिटी रखनी है कि मेरी पर्टिकुलर स्टेट में हर महीने कितनी सेल हो रही है। तो आपने, जिस तरह अमेजोन से तो एक रिपोर्ट निकलती है, और स्टेट्स ठीक आप है। देख सकते हैं। इसी तरह शॉपिफाई से सेल्स कर रहे हैं, तो शॉपिफाई से भी अगेन शिपिंग एड्रेस से आपको पता चलता है। यहाँ पे आप चेक करते हैं शिपिंग एड्रेस। ठीक ठीक है। है। शिप कहाँ पर हो रहा है, किस स्टेट में कस्टमर बैठा हुआ है, कहाँ पर जाके शिप हो रहा है। ठीक है। हो सकता है बिलिंग एड्रेस डिफरेंट हो, शिपिंग एड्रेस डिफरेंट हो, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में शिपिंग एड्रेस देखना है और स्टेट को वहाँ पे टैली करना है, और फिर इस तरीके से आपने एक पिवट लगाएं, या लेट से कोई पीछे बैकएंड पे कोई और सॉफ्टवेयर एंड करें, और आप वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सेल हुई है। वहाँ पे नंबर्स चेक करें, अगर 50 100 से ऊपर जा रहा है, 200 से ऊपर जा रहा है, तो एक मतलब आप देख लें लॉस क्या कह रहा है, क्योंकि किसी स्टेट में कहीं 100 है, कहीं पे 200 हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सही है। तो आप ट्रिगर करने, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं और पहले दिन से आप सारे स्टेट्स के लॉस और सारी चीज़ें सारा याद चेक कर। कर लें। अपने लिए बस एक थ्रेशोल्ड ये बना लें, एक सेलर अपने लिए ये थ्रेशोल्ड बना ले कि वो मंथली एक रिपोर्ट जनरेट करे, और मंथली रिपोर्ट में स्टेट वाइज वो एक फ़िल्टर लगाए, और वो देख ले किसी स्टेट में 100 यूनिट्स से ऊपर सेल तो नहीं हो रहे। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली एक अच्छा बिजनेस जो होता है वो तकरीबन लेट से 1000 यूनिट 2000 यूनिट्स सेल कर रहा होता है।
तो और ये 1000-2000 यूनिट्स अक्रॉस 50 स्टेट्स हो रहा होता है। तो अगर इसको बाइफिकेट करें तो कहीं 20 होते हैं, कहीं 30 होते हैं। टेक्निकली इतना नॉर्मली मोस्ट और 90% बिजनेस की ये चीज़ लाइबिलिटी नहीं बनती, लेकिन वो बिजनेसेस जो कि एक साइज ग्रो कर जाते हैं तो लाजमी तौर पर अपना वो ट्रैकिंग रखें सेल्स ऑर्डर को स्टेट वाइज। वो करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, पेपल वगैरह जो अगर हम पेमेंट लेते हैं उसके ऊपर, तो उस पे तो वो नहीं काटता डायरेक्ट, तो फिर वो हमें खुद देना है, जाके खुद मैनुअली उसको कैलकुलेट करना है ईच स्टेट के ऊपर। अपने अपने कभी नॉट श्योर क्या क्या उसको इस तरह का कोई केस आया नहीं आया है, क्योंकि मुझे भी आपसे बात करते करते आ रहा है, चले अमेजोन ने भी मैनेज कर लिया, शॉपिफाई ने भी कर ली, ईबे भी कर लेगा, आई थिंक आगे जाके टिकटॉक भी कर लेगा, लेकिन पेपल इटसेल्फ खुद तो मैनेज नहीं करता। वो तो आप उसको अगर लिंक भेजते हैं तो वो सेम अमाउंट आपको नहीं नहीं, देखिए पेपाल जो है ना कभी भी वो अपनी फीस के अलावा कोई नहीं पैसे आपसे करे। विथहोल्ड नहीं करेगा। पेपाल क्या करता है, वो पेपाल हो या स्ट्राइप हो या अमेजोन हो, ये क्या करते हैं, ये आपकी सेल्स को ट्रैक करते हैं कि आपकी कितनी सेल्स हुई हैं, सेल प्रोसीड्स को ट्रैक करता है इन शॉर्ट। सही है। तो जितनी भी प्रोसीड्स आपको वो हैंड ओवर करेगा, आपको ट्रांसमिट करेगा पे आउट में, तो वो उसकी एट द एंड ईयर एंड एक रिपोर्ट जनरेट करके आईआरएस को दे देगा मंथ वाइज, सही है। जिसको हम 1099K कहते हैं। ठीक है। ठीक है। और 1099K का भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि काफ़ी अरसे से, पिछले 3 साल से आईआरएस कोशिश कर रहा है इस इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है फिर मैं आगे बात करता हूँ, कि आईआरएस कोशिश कर रहा है कि हर सेल अगर $600, अगर आपकी एनुअल सेल्स $600 से एक्सीड करती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, तो आपने वो चीज़ आईआरएस को रिपोर्ट करेगा पेपाल या सही। लेट्स स्ट्राइप। ठीक है। तो वो 600 आप समझ सकते हैं तो कुछ भी अमाउंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर बिजनेस की सेल्स जो है ना वो आईआरएस को रिपोर्ट हो रही होगी, और हर बिजनेस एक टैक्स एम्बेड पे आ जाएगा, छोटा से छोटा सही। बिजनेस भी टैक्स एम्बेड में आ जाएगा। तो क्योंकि एक्चुअल अभी तक 2023 तक जो सीलिंग है वो $20,000 तक है। तो अगर पूरे साल एक्यूमुलेटेड आपकी $20,000 सेल हुई है, तो वो ही उसी उससे ज़्यादा हुई है तो वो ही रिपोर्ट होगी। अगर आपने $20,000 से कम सेल की है पूरे साल में, तो वो सेल जो है वो आईआरएस को रिपोर्ट नहीं होती। नहीं होती है, एग्जैक्टली चाहे वो स्ट्राइप हो चाहे वो पेपल हो, ये एग्जैक्टली दोनों, या फिर अगर इन दोनों का कलेक्टिवली एक बैंक के अंदर आ रहा हो, मिसाल के तौर पर उसने कुछ पेमेंट स्ट्राइप पे ले लिए और कुछ पेमेंट उसने पेपल पे ले लिए, वो ज्वाइन हो गया, अगर बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर आके 40,000 हो गया तो फिर वो रिपोर्ट कर देगा। इंटरेस्टिंगली कि बैंक जो है ना वो रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। नहीं करे। एग्जैक्टली बैंक में क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड, जो कि सेल्स नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो लोन हो सकती है। तो अगेन बैंक के लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये बिजनेस जनरेटेड इनकम है या लोन है या आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। लेकिन जो पेपाल और स्ट्राइप है या अमेजोन है, इनके लिए बहुत ईजी है कि हर वो जो सेल है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये सेल प्रोसीड्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके थ्रू ही आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं गुड्स। तो दैट्स वे दे कैन ट्रैक दैट दिस इज़ अ बिजनेस इनकम, और सही बिजनेस है। इनकम को फिर आईआरएस को वो रिपोर्ट करते हैं। और शायद इसी वजह से है पेपल जो बंद हो जाता है थोड़े दिनों के अंदर। आई थिंक ये 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन्स करते हैं और वो उसको उठा के बंद कर देते हैं कि यार एक तो ये अभी नया है, उसके बाद फिर हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। शायद ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रिपोर्ट्स होती हैं बंद हो गया एकदम से, हमने हमने 5,000 मंगाए, 7,000 मंगाए, एक दफ़ा आ गए और दूसरी दफ़ा नहीं आए। तो आई थिंक ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्होंने थ्रेशोल्ड वहाँ पे सेट किया है बैकएंड के ऊपर। ऐसा लगता है नहीं, आपको? देखिए मेरे ख्याल से पेपाल या दूसरे इस तरह के जो मॉडल्स हैं जो फ़ौरन से हाँ। पहले कंपनी बन जाती है, अकाउंट बन जाता है और हम्म, उसके बाद वो उसको वेरिफिकेशन भी डालते हैं, तो वो इस वजह से वो बैरियर टू एंट्री नहीं रखना चाहते अपने बिजनेस में, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल है, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेपाल में आएँ या लेट्स अमेजॉन अकाउंट साइन अप करें। लेकिन जैसे आप करेंगे आपके पैसे लेट्स फॉर्मेशन कॉस्ट अमेजॉन में करेंगे, लेकिन पेपाल में लेट्स फॉर्मेशन कॉस्ट नहीं है। ठीक तो है। लेकिन आपने वहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया $500, $600, $1,000 का, अब आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में जाएगा, सही। तो वो 20,000 पे से पहले ही चला जाता है, पहली ठीक है। 3-4 ट्रांजेक्शन में ही चला जाता है अकाउंट आपका वेरिफिकेशन में। फिर आप आइडेंटिटी वेरीफाई करवाते हैं अपनी, और या एड्रेस वेरीफाई करवाते हैं, बिजनेस वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद फिर अकाउंट अपडेट हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीलिंग पेपाल की पॉलिसी जो है तो फिर हम आपको अपडेट कैसे होता है बताएंगे कि ये, जैसे मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, $15,000 मेरे पेपल पे आया है, इस साल आ गया है, तो वो आप फिर उसको कैसे उसको फाइल आउट करेंगे? मैं आपको क्या डेटा दूंगा कि आप उसको फाइल आउट कर सकते हो? मिसाल के तौर पे पेपल पे मेरे पास आगे पैसे आते रहे, आपकी सेल्स रिपोर्ट निकलती है। पूरी सेल्स रिपोर्ट निकलती है, एग्जैक्टली वो स्टेट वाइज पे निकाल एग्जैक्टली के देनी पड़ेगी, या फिर आप उसका देखिए, थोड़ा सा इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का अगर थोड़ा सा फर्क समझ लेंगे। मैं सेल्स की तो अभी तो इनकम आई, अभी तो एग्जैक्टली लेकिन ये तो अभी देखिए सेल सेल्स, टैक्स तो लगेगा ना, क्योंकि हमारे पास पैसा है। देखिए पेपाल से डायरेक्टली तो आप सेल नहीं कर रहे, हाँ। ठीक है ना, आप किसी दूसरे मीडियम के थ्रू सेल कर रहे हैं, या तो शॉपिफाई, ठीक चलो है मैं ना। आपको अपना सिनेरियो देता हूँ, हाँ। आसान करते हैं। हम्म, मेरी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, हम्म, अब हमारी वो बाय करता है,
चेकआउट कर लेता है वेबसाइट से, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी है, वर्डप्रेस की वेबसाइट, यस। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास ईमेल पर भी ऑप्शन है, दोनों बताता हूँ ना मैं। हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है कि यार ये डिज़ाइन सही है, हम बोलते हैं ये, उसको ईमेल कर देते हैं हम। पेपल का लिंक दिया, उसने पेमेंट हमें भेज दी। अब हमें भी नहीं पता वो किस स्टेट का है, क्योंकि शायद हमें भी इतने आइडिया नहीं था शुरू में कि यार ये टैक्सेस पे, एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता होता, क्योंकि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं टैक्स पे करने का। तो अब पेमेंट आ गई है उसकी, और आ रही है, 1 साल से आ रही है, डिफरेंट स्टेट से आ रही है। इवन कंट्री भी अब डिफरेंट कर लें कि चाइना से भी आ गई, लेकिन अभी हम नहीं जा रहे, हम फोकस करते हैं यूएस में। फिर हम उसमें से सेल टैक्स कैसे निकालेंगे? देखिए उसमें आप अगेन जो प्रिंसिपल है ना वो ये है कि एक ओनर को लीगली साउंड होना ज़रूरी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट जो है ना वो ओनर पर रखती है, एक बिजनेसमैन पर रखती है। वो अगर प्लेटफॉर्म या थर्ड पार्टी आपको ट्रैक नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं कर रही, उनकी अगेन वो सिस्टम ज़रूर बना रही है गवर्नमेंट, लेकिन अल्टीमेटली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है। आपने कलेक्ट करना है। अगर पेपाल ये सेल्स टैक्स के हवाले से कोई भी रिपोर्टिंग स्टेट डिपार्टमेंट को नहीं कर नहीं रहा, कर रहा। ठीक है ना, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपने तौर पर अगर सारी ट्रांजेक्शन आपकी पेपाल के थ्रू हो रही हैं तो आपने देखना है किस स्टेट में आपने सेल की है, और उसे टैक्स कलेक्ट अपनी इनवॉइस में टैक्स अमाउंट ऐड करना था या नहीं करना चाहिए था। तो इंटरेस्टिंगली देखें, ये स्टेट भी वेरीफाई करती है जब आप सेल्स टैक्स चेक कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगेन हो सकता है आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है जिस स्टेट पे जा रहा है वहाँ पर सेल्स टैक्स के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो अगेन ये कॉम्प्लेक्स एक केस है, आपको अगेन अपने प्रोफेशनल अकाउंटेंट से डिस्कस करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट और अपनी मार्केट, तो उसके हिसाब से वो आपको कस्टमाइज और स्पेसिफिक आंसर देगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में ये जो प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट जो है, ये टैक्स इम्प्लीकेशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सास में टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन है। कैलिफोर्निया में टैक्स इम्प्लीकेशन है ठीक डिजिटल है। प्रोडक्ट्स की। तो इस तरीके से क्योंकि डिपेंड पहले करता ये है। था कि जब मैं, अगर हम जीमेल के अकाउंट खरीदते थे, जी सूट खरीदते थे, या अगर मैंने होस्टिंग की सर्विसेज खरीदी तो कभी मुझे टैक्स नहीं लगा। यस, मैं 1-2 साल से चेक कर रहा हूँ कि मुझे ना ये तकरीबन एक तो 6% स्टेट लगता है, उसके अलावा भी एडवांस करके भी कुछ ले रहे हैं मुझसे, कुछ परसेंटेज Okay. करके। आप चाहे जीमेल का ले लें या फिर आप कोई आप होस्टिंग की सर्विसेज ले लें, पहले नहीं मुझे लगता था। अब नॉट श्योर कितना देखिए था। वैट जो है ना, वैट तो हर बिजनेस कलेक्ट करता है, जो यूके बेस्ड इस तरीके से हैं, लेकिन यूएस बेस्ड कंपनीज की बात करें, इवन मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, अगर चले अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तो इतनी सारी इन्वॉइसेस से पे किए हैं, तो फिर ये क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो डिजिटल प्रोडक्ट है। मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसा क्या है, मैं जब आप बैठे हैं तो हम देख रहा सा। आपने रिसेंटली पे किया लग रहा है, हाँ रिसेंटली पे किया। नहीं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस आ रहे हैं अब। पहले ये टैक्स नहीं आ रहे थे इतने ज़्यादा मुझे, अभी मैंने देखा हर एक में इतने टैक्सेस लग लग के आ रहे हैं। लोकल सेल टैक्स ये देखें, ये एग्जैक्टली, ये लोकल दो टैक्सेस लग रहे हैं मुझे। 4%, 4.6। अभी देखें 2 किस्म का, ये मुझे सारे स्टेट्स काट रहे हैं इस वक्त तकरीबन। अभी मैं होस्टिंग की इनवाइस दिखाऊंगा आपको, होस्टिंग की इनवाइस पे भी यही आ रहा होगा, और ये 2 किस्म के टैक्सेस कट रहे हैं। ये तकरीबन 1 साल हो गया मुझे पे करते करते। देखिए टेक्निकली सेल्स टैक्स गूगल जो है वो तभी आपका डिडक्ट करेगा जब आपका और टैक्सेस में है कंपनी भी। देखिए अगर आप चाहें तो इसमें गूगल को एक ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यूएस बेस्ड कस्टमर तो है नहीं, ठीक है। सेल्स टैक्स नहीं, यूएस बेस्ड ही तो है ना, कार्ड तो मेरा यूएस का लगा हुआ है। नहीं कार्ड को देखिए, आपका मैं वही बिलिंग एड्रेस देख रहा था, बिलिंग एड्रेस कराची का है, असल में जो कार्ड है ना वो न्यूयॉर्क का है, बल्कि वो तो उन्होंने एक एड्रेस मांगा है ना, वो तो 2 एड्रेस लगे हुए हैं। ओके एक तो कार्ड का एड्रेस लगा हुआ है, एक शिपिंग एड्रेस लगा सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यूएस का एड्रेस दिया न्यूयॉर्क का, तो हाँ। न्यूयॉर्क में लेट से आप 201 वाले कस्टमर होंगे, आप समझ रहे हैं। अब गूगल का एम्बिट इतना बढ़ गया, ऑब्वियस गूगल ही है, तो इसमें आप उनके इकोनॉमिक नेक्सस की डेफिनेशन में फॉल कर गए। अब वो हर इंडिविजुअल, हर कस्टमर जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड होगा, उनसे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। अच्छा देखिए, पहले क्या था, कार्ड हमारा मैं लगा देता था और मैं यहाँ का एड्रेस डाल देता था, होशियारी करता था, सही, तो ये डिटेक्ट नहीं करता था। अभी इनका मैकेनिज्म इतना पक्का हो गया कि वो जिप Exactly. कोड, मैं सिर्फ कार्ड डाल रहा हूँ, सिर्फ मैं डाल रहा हूँ डिलीवरी का एड्रेस यहाँ, मतलब एड्रेस यहाँ का डाल रहा हूँ, वो फिर भी डिटेक्ट करके मेरा टैक्स काट रहा है, और ये सारे काट रहे हैं इस वक्त नहीं देखिए, इनका। आप जब कार्ड डाल रहे हैं ना यूएस का, तो ये तो खुद, एड्रेस कार्ड तब तक चार्ज नहीं होगा जब तक जिप कोड मैच नहीं करेगा। हाँ जिप कोड तो आपने जिप कोड तो लाजमी न्यूयॉर्क का ही डाला होगा, तभी कार्ड चार्ज हुआ है और एड्रेस गया है।
ठीक है ना। Okay. और उनका सिस्टम जो है वो इसी तरह डिज़ाइन है कि अगर इस जिप कोड के अगेंस्ट आ रहा है हमारे पास कोई सेल, तो इस जिप कोड से आपने सेल्स टैक्स और लोकल टैक्स जो भी एप्लीकेबल है वो आपने टैक्स कलेक्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है पहले तो नहीं था ये चक्कर। तकरीबन मुझे 20 साल हो गए जुगाड़े मारते मारते। मैं पता है क्या करता था, मतलब यूएस का कार्ड लगाया, एड्रेस यहाँ का डिलीवरी का डाला है, तो वो डिटेक्ट नहीं करता था। अभी इनका मैकेनिज्म इतना पक्का हो गया कि सिर्फ कार्ड नंबर डालते हैं ना, ये टैक्स खुद उठा रहा है। देखिए मैकेनिज्म भी आप कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉज जो है ना वो बहुत चेंज हो रहे होते हैं। जैसे अमेजोन का जो लॉ, अमेजोन मार्केट प्लेस फैसिलिटेटर लॉ जो है, जिसमें अमेजोन फॉल करता है, एचसी फॉल करता है, वॉलमार्ट फॉल करते हैं, ये पहले नहीं थे, 2021 से पहले ये नहीं थे। ठीक है, ये एक केस था हमारे पास। अगर देखा जाए कलेक्टिवली ये 4% और 4% तकरीबन 9% टैक्स लगा हुआ है मुझे। देखिए ये जो रिमेनिंग 4% जो है ना वो हाँ। आपके स्टेट टैक्स पे 4% लगा हुआ है। मिसाल के आपने $10 की एक प्रोडक्ट खरीदी, $10 में 4% आपका बना लेट से 0.4, ठीक है, $0.4। तो और जो रिमेनिंग आपका लोकल सेल्स टैक्स लगा है वो 0.4 के अमाउंट पे लगा है, वो दोबारा से $10 पे नहीं लगा। तो ये एक अलग चीज़ है। हाँ, एक आ रहा है 2.64, एक आ रहा है 3.22। ओके, दो टैक्सेस लगे हुए हैं ना। हाँ। अब देखा आपने, गौर से देखा नहीं यहाँ पर भी दोनों सेल्स टैक्स पे ही लगी हैं आपकी केसेस। क्यों लग रही हैं इतने टैक्सेस? दो टैक्स क्यों लग रही तो हैं? आप न्यूयॉर्क से चेंज कर लें अपनी आप किसी और स्टेट में चले जाएं जहाँ पे मेरा लोकल बैंक ही लॉज। वही है ना, मेरा हाँ। बैंक ही मतलब बैंक ऑफ अमेरिका में है, तो वो है ही न्यूयॉर्क के अंदर, तो ये दो ठीक है। टैक्सेस लग रहे हैं मुझे तो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये और 10 लगेंगे क्योंकि आप न्यूयॉर्क में आपका स्टेट के अलावा लोकल सेल्स टैक्स भी एप्लीकेबल है, ये आपको टैक्स ऑफ नज़र नहीं आएगा। अगर आप कैलिफोर्निया में चले जाएंगे तो कैलिफोर्निया में स्टेट का टैक्स लगता है, आपका लोकल टैक्स लगता है, फिर आपका टाउन टैक्स लगता है। 3 टैक्सेस तो भरने। आपके 3 टैक्सेस लगेंगे। तो बिजनेसेस अगेन जब आप स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं और आपका नेचर ऑफ बिजनेस अमेजोन नहीं है, ठीक है, ठीक है। आपका सिनेरियो डिफरेंट है इस तरीके से, तो आपने वो फिर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना कि आपने कौन से स्टेट पे ऑप्ट करना है जिसका स्टेट टैक्स नहीं बल्कि उसका जो लोकल टैक्स और बाकी टैक्स हैं वो लोअर हो। तो तकरीबन ये कलेक्टिवली 10% टैक्स जा रहा है अगर देखा जाए तो। तो कौन सी स्टेट में खोलूँ जहाँ टैक्सेस ये बच जाएँ, थोड़े से कुछ जुगाड़ हो जाए? कोई है? आप टेक्सास का स्टेट खोलें, ये सेल्स टैक्स में भी बहुत आपके लिए आपको आपके पैसे सेव होंगे यहाँ पर टेक्सास स्टेट में। मेरा एक मेरा कैपिटल ऑफ, मतलब अगर बैंक अकाउंट खोलता हूँ, कैपिटल वन है आई थिंक ना, कैपिटल वन में मैंने अगर बैंक अकाउंट खोला और उसका कार्ड अगर मैं यूज़ करता हूँ तो पैसे मेरे मतलब टैक्स कम नहीं कटे? कटेंगे, आप चेक करें। बिल्कुल, आप यानी कि यही नेक्स्ट बिलिंग आपकी जब जीमेल की हो तो आप इसमें अपना हुआ कार्ड हुआ ना, है एक आप और अपना कार्ड दूसरा मेरे असल लगाएं। में 2-3 जी सूट लिए मैं, तो मैं भी अभी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और मैं भी इवन चेक। पाकिस्तान का आप करेंगे तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आपको अब एडवांस टैक्स और बाकी टैक्स लग जाएंगे। यहाँ तो पे इन्होंने इतना ज़्यादा 13% कर दिया है। हाँ, यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट टैक्स है, 13% अलग है और एडवांस टैक्स अलग है 1%। वो तो, बहुत तो ज़्यादा आपका ये 16-17% ये भी बन जाता मैंने है। लगाया था अभी फेसबुक पे रिसेंटली, तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, हम्म, तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स काट रहे हैं। मैंने कहा फिर यूएस में दे देते हैं, यूएस में भी ऐसे ही। देखा। अच्छा, ये टैक्सेस समझ लें सारे जितने भी अभी ये अभी शुरू हुए, इससे पहले नहीं था। मतलब अगर मैं तो 2006 से हूँ, तो उस वक्त तो हमें ये बैंक कब कॉन्सेप्ट। से यूज़ कर रहे हैं आप? क्या चीज़? प्लेटफॉर्म? नहीं, ये आई मीन कार्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि वो आपको यूज़र यहीं से शिपिंग मैं है। कार्ड तो शायद 2006-7 से यूज़ कर रहा हूँ। यही ये कार्ड कार्ड तो मेरे ख्याल से 2017 से यूज़ कर रहा हूँ। 2017 से, क्योंकि 2017 अब से 2017 के बाद आप अपनी एग्जांपल देखेंगे, 2017 से पहले तो आपको नहीं लग रहा होगा नहीं टैक्स, लग रहा था, 2017 के बाद लग रहा है आपको, या अब लगने शुरू हुए हैं? या अब देखना शुरू किया आपने? नहीं, अब लगना शुरू हुए हैं। नहीं, ये लॉ देखिए बहुत पहले से चीज़ चल रही है, आपको फिर अगेन ट्रैक करना पड़ेगा। देखिए अमाउंट बहुत कम है, ऑब्वियस $8 है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप करनी है तो आप इसको थोड़ा सा बैक एंड पे थोड़ा सा देख लें। ये ऐसा नहीं होगा, जब से आप कार्ड यूज़ करें तब से तो टैक्स आपको डिडक्ट हो रहा सही। होगा। अच्छा, मुझे चले बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस पे चले गए। इस पे ये था कि अगर सेल टैक्स, अब मुझे वो भी चाहता हूँ कि होल सेल्स वालों को भी आप थोड़ा गाइड कर दें। मैं बताया था कि मैंने आपको कहा था कि यार वो उन लोगों को हर 3 महीने के बाद शायद सबमिट कराना होता है सेल टैक्स, या क्या होता है? ऐसे ही है, अमिताभ टेक्सास, व्योमिंग, फ्लोरिडा, ये तो क्वार्टरली टैक्सेस हैं। और अगर वर्जीनिया जाएंगे तो वहाँ पे मंथली टैक्स है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप मिशिगन चले जाएंगे तो मिशिगन में एनुअल सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स के जो पीरियड है, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, वो स्टेट टू स्टेट अलग कर है, लेकिन 90% क्वार्टरली सेल्स टैक्स ही है जितने भी स्टेट आप सेलेक्ट कर लें। अब जहाँ तक बात है कि किन लोगों को सेल्स टैक्स फाइल करना है, किन लोगों ने नहीं करना, देखिए हर वो बिज़नेस जिसने सेलर परमिट बनाया है उसने सेल्स टैक्स फाइल करना है, हम सही। लाजमी तौर पर करना है। अब फाइलिंग वो उसका बिजनेस अमेजोन से होलसेल से हो या प्राइवेट लेवल से रिलेटेड हो, या लाइट से वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हो या डिजिटल सर्विसेज दे रहा हो, तो उनको सेल्स टैक्स
पे करना है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि रिसेलर परमिट किन लोगों ने, क्योंकि अगर इसकी इम्प्लीकेशंस आ रही हैं तो फिर ये आपने डिसीजन लेना है कि आपने रिसेलर परमिट लाइसेंस बनाना है या नहीं बनाना। अब एक प्राइवेट लेवल बिजनेस जो कि अमेज़ॉन में काम कर रहा है, तो उसके लिए सेलर परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। लेकिन जो एक होलसेल बिजनेस कर रहा है या एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहा है, तो अगेन उन्होंने रिसेलर परमिट बनवाना पड़ता है। अब इसमें टैक्स, एक और चीज़ मैं बता हाँ देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं वो एक अपना सेलर परमिट नहीं बनाते, वो मल्टीपल सेलर परमिट बनाते हैं। आर्बिट्राज वाले तो ज़्यादा बनाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप जब आपका सारा गेम टैक्स सेविंग्स पर है। अगर ठीक आप है। किसी लेट से मैं वॉलमार्ट से ले रहा हूँ या मैं दूसरी अमेज़ॉन से ही परचेज़ कर रहा हूँ, किसी सेलर से और परचेज़र से परचेज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप टैक्स सेव करना चाहेंगे ऑब्वियस, तो इसलिए आप ठीक है। मल्टीपल सेलर परमिट बनाते हैं। और सेलर परमिट आपको एलिजिबल करता है कि आपका टैक्स विथहेल्ड ना हो जब आप बाय करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी सेल्स का, अगर टेक्सास में जो होता है तकरीबन कितना टाइम, 3 महीने का टाइम होता है या 6 महीने का टाइम होता है? 3 महीने का। हर 3 महीने बाद, तो वो अकाउंटेंट कितने पैसे लेता है? अकाउंटेंट आपका 30 भी ले रहा है, 40 भी ले रहा है, 50 भी ले रहा अच्छा, है। यस, मतलब हर 3 महीने के बाद आपको पे करना ही करना है उसको। एग्जैक्टली, यानी नॉमिनल से अमाउंट है। यस, अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या होता है अगर हम सेल टैक्स का, अगर हम LLC तो खुली हुई है, अभी मैंने सेल टैक्स का नहीं लिया, परमिट नहीं लिया, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है कि मतलब उसे क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है उसके लिए? अगर आप बिजनेस आपका फॉर्म हुआ हुआ है और आप ठीक है। परमिट बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अगर परमिट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है, रिसेलर परमिट लाइसेंस अप्लाई करना है। सही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपका ये परमिट मिलता है। और वहाँ पे आप जब तमाम डिटेल्स को फिल करते हैं, बिजनेस की डिटेल फिल करते हैं, क्या बेचने जा रहे हैं वो डिटेल फिल करते हैं, और अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये फिर आपका परमिट आपको विद इन 2 वीक्स आ जाता है हर स्टेट में ऑलमोस्ट। अच्छा, इसके कोई ब्रेकडाउन है कि मतलब हम इस स्टेट का ले सकते हैं, इस स्टेट का ले सकते हैं, एक कोई बिजनेस जो है वो हर स्टेट का ले सकता है। तमाम स्टेट का ले सकते एग्जैक्टली, मैंने बिजनेस फ्लोरिडा में रजिस्टर किया और मैं चाहूँ न्यूयॉर्क या टेक्सास में अपना रिसेलर परमिट अप्लाई कर लूँ तो कर सकता हूँ। हैं? उसके क्या अलग से पैसे देने पड़ते हैं? नहीं तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन फाइलिंग करनी पड़ेगी फिर हमें। देखिए 1-2 स्टेट्स ही हैं जिसमें गवर्नमेंट की फ़ी है, लाइसेंस फ़ी है। जैसा व्योमिंग है, व्योमिंग में आपको $62 पे करने पड़ते हैं तब ठीक जाके है। आपको मिलते हैं, ठीक है ना। $60 एंड $2 कन्वीनियंस फ़ी, तो टोटल 62 बन जाता है। लेकिन बाकी स्टेट हैं जितने भी, उसमें कोई भी स्टेट फ़ी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई फ़ी नहीं है रिसेलर परमिट बनाने के लिए। तो क्या मतलब अगर 52 स्टेट का मैंने ले लिया, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर क्या 52 की फाइलिंग करनी पड़ेगी मुझे? यस, फिर अकाउंटेंट को 50 के हिसाब से 52 इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कितने हो जाएंगे? अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। आप प्रोजेक्ट बेसिस पर नहीं रखेंगे, फिर आप रिटेनर अकाउंटेंट रखेंगे जिसको आप लेट से $100 देंगे और वो आपकी सारी स्टेट्स की फाइल कर देगा। सारी फाइल कर देगा। एग्जैक्टली, वो फिर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, अनटिल अनलेस यस, कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है। एग्जैक्टली आप इकोनॉमी ऑफ स्केल जब बढ़ जाता है तो फिर आप एक कस्टमाइज सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो वो ऐसे कंज्यूमर मतलब बिहेवियर पड़ता है, कंज्यूमर के बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम टैक्स लेते हैं उसके ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारी मतलब इस सवाल मेरे पास इस तरह से है कि अगर हमने टैक्स उसका हम उसको शो नहीं करते, मिसाल के तौर पर हमने एक शॉपिफाई पे दिखा रहे हैं और मुझसे पे ले लेते हैं और हम खुद पे करते हैं, तो कभी इस तरह का है कि आप शो ना करें और खुद पीछे से पे कर दें। कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि मैंने देखा कि जब उसके बाद 10%, जैसे मुझे भी लग रहा था पीछे से ही उसको $10 की सर्विस कर दें यार। देखें ऐसा ही है। अगर आप टैक्स अपनी या तो एब्जॉर्ब कर लें या तो आप बिल्कुल अपने तौर पर ही पे कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर बर्डन होगा आपके प्रॉफिट में से नहीं होगा, कस्टमर को ऑब्वियस नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगेन जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जब फाइलिंग कर रहे होते हैं और पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, तो आप बताते हैं कि आपने इतना सेल किया और इतने सेल पे इतना टैक्स बनता है ठीक और है। आपने कितना कलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है ना। तो आप वो अमाउंट लिखते हैं और वो आप गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं। परफेक्ट हो गया। सेल टैक्स के चैप्टर में अगर कोई ऐसा सवाल मैंने नहीं किया तो आप मुझे बता दें, ताकि हम इस चैप्टर को क्लोज करके नेक्स्ट मूव ऑन मेरा वो ये है कि हम रिटर्न फाइल से रिलेटेड बात करेंगे कि हमें किस किस वक्त करनी इसमें चाहिए, पेनल्टी की बात कर सकते हैं हम लोग। पेनल्टी की बात करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट में चलते हैं चैप्टर में। हम्म। सेल टैक्स से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल आपको लगता है कि मैंने नहीं किया, ताकि चैप्टर क्लोज नहीं, करके। हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस किया। बहुत बहुत अच्छा है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल इसी के अंदर यही है, टैक्स रिटर्न फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितने अरसे में हमें टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, और उसकी लास्ट डेट, अगर मेरा ख्याल है लास्ट डेट हमारी आपकी आज क्या तारीख है, मार्च की 4th है, 5th है। 4th है, हाँ 4th है। तो अगर आपकी पब्लिश हो जाएगी मेरे ख्याल है 8 मार्च को, ताकि अगर कोई सुने तो उसके पैसे बच जाएंगे। मेरा ख्याल है 15 मार्च आखिरी है, तो मैं चाहता हूँ रिटर्न टैक्स के फाइल की डेट बता दें और लास्ट डेट बता दें, और लास्ट डेट को नहीं फाइल करते तो क्या जुर्माना पे करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा देखिए, बिजनेसेस को
फाइलिंग डेट जो है वो लीगल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। अगर कंपनी जो है वो सिंगल मेंबर एलएलसी है या सी कॉप है तो इसकी फाइलिंग डेट जो है ना वो 15 अप्रैल है। ठीक है। टेक्निकली जो है वो 3.5 मंथ्स है। अगर लेट से वो 3.5 मंथ्स जो डेट पड़ रही है वो किसी वीकेंड पे पड़ रही है, हॉलीडे पे पड़ रही है, उस पर वो नेक्स्ट वर्किंग डे में हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर 18 अप्रैल था। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिंगल मेंबर एलसी या सी कॉप है उसकी साल 15 अप्रैल है। लेकिन अगर मल्टी मेंबर एलसी है या एस कॉप है, क्योंकि मल्टी मेंबर और एस कॉप दोनों पास थ्रू एंटिटीज कहलाती हैं, तो ठीक इनकी है। जो ड्यू डेट है वो 15 मार्च है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप 15 मार्च तक अपना मल्टी मेंबर एलएलसी बिजनेस या एस कॉप का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर आपको पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। और पेनल्टीज के साथ साथ हर टैक्स, अगर आप प्रॉफिट हुए, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट में था, तो जितना अमाउंट गवर्नमेंट को आपने पे करना था, टैक्स पेबल था, उस पर आपने सेपरेटली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि जा सकता है अप टू 25% टोटल प्रॉफिट के ऊपर। टोटल टैक्स पे अमाउंट के बाद। क्योंकि टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट ये समझती है कि ये टैक्स अमाउंट डेफिनेटली आप आपके यानी गवर्नमेंट का है, और ये इनकम टैक्स आपने गवर्नमेंट को उनका पैसा उनको नहीं टाइमली रेमिट किया, तो वो फिर आपको ऐसा करेगा, आपको एज लोन कंसिडर करेगी कि आपने वो पैसा रखा हुआ है, और जब तक आप नहीं देंगे वो उस पर एक इंटरेस्ट लगाती लगता रहेगी। रहेगा। एग्जैक्टली, तो वो लोन वाले कंसेप्ट में लेके चलते हैं गवर्नमेंट। डन हो गया। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमारी हर हर डेली की रेडी रहनी चाहिए या ईयरली जब हम टैक्स फाइल करने चाह रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन तो इनको बंदे को, हर एक को, चाहे वो इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप में हो, रेडी रखनी चाहिए ऑलवेज? देखिए, बिजनेसेस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जितने बिजनेसेस हो रहे हैं वो हमारे अपने एक्सपीरियंस से, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से या बुक कीपिंग के पर्सपेक्टिव से या रिकॉर्ड कीपिंग के पर्सपेक्टिव से प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रहे। हर कोई बिजनेस किए जा रहा है और लॉज या रेगुलेशंस वो उसको फॉलो नहीं कर फॉलो रहा। नहीं कर रहा। तो नतीजा ये हो रहा है कि जब पूरा साल ख़त्म हो जाता है और अब कंप्लाइंस की बारी आ रही होती है, तो जब वो अकाउंटेंट के साथ कनेक्ट होते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसेस तो उन्होंने नोट डाउन ही नहीं किए होते। काफ़ी एक्सपेंसेस उन्होंने बिजनेस से नहीं, पर्सनल अपने बैंक से किए होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपको एक पिक्चर देता है, लेकिन अगेन उस पिक्चर के साथ आपने फिर बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट के साथ काम करना पड़ता है, और जिसमें आप ये बता रहे होते हैं कि पर्टिकुलर लाइन आइटम किस कैटेगरी से रिलेटेड है, सही है। ये ट्रैवल एक्सपेंस है या ये यूटिलिटी एक्सपेंस है या रेंट एक्सपेंस है या मेरी सैलरी थी, ये मैंने जिसको पे आउट किया। तो अल्टीमेटली वो फिर आपका जो अकाउंटेंट के साथ पर आर चार्ज अकाउंटेंट जो कर रहा होता है, तो वो आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। सही है। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत और भी हैं। इसमें ये भी एक आप कंसिडर कर सकते हैं कि बिजनेस की आप नंबर्स को जब तक असेस नहीं कर रहे और उसको उनको मैट्रिक्स में लेके नहीं आ रहे, तो आप उस पर बिजनेस की ग्रोथ प्लान नहीं कर सकते। तो अब ठीक है। सिंपल, आप लेट से आप देख रहे हैं आपकी सेल्स हो रही है और आपका इतना एक्सपेंस है, तो आपको अपेरेंटली ऐसा लगेगा कि आप शायद प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, लेकिन जब एक्चुअल आप बिजनेस करने जा रहे होते हैं तो आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम नज़र आ रहे होते हैं। जब बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि जब बिजनेस प्रॉफिटेबल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल अकाउंटिंग होती है तो वो लॉसेस पे जा रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अनसीन एक्सपेंसेस होते हैं। लेट्स से अमेजॉन की प्लेटफॉर्म एक्सपेंसेस फी हैं, कुछ ओवरहेड्स होते हैं जो आप अकाउंट नहीं कर रहे होते, आप सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट में काम कर रहे होते हैं। तो वो तमाम सिनेरियोज अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग में नहीं लेकर आएंगे तो बिजनेस असेसमेंट नहीं बनती। आपके सवाल की तरफ मैं वापस आ जाता हूँ, जो एक्चुअल आपने कहा कि इनकम टैक्स की फाइलिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। देखें, उसके लिए रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं है तो हम तमाम इन्वाइसेस को लेने की कोशिश करते हैं, ताकि कम से कम इंट्रैक्शन हो आपका क्लाइंट से। क्लाइंट इन्वाइसेस शेयर करने में हेजिटेंट है या लेट्स उसके पास है ही नहीं, तो हम उनसे बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में हम अपने तौर पर एक तमाम वर्किंग कर लेते हैं कि टू आवर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग डिस्क्रिप्शन से जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द बिजनेसेस। ये ब्यूटी है, क्योंकि हम लोग अगर आप किसी और अकाउंटेंट के पास जाते हैं सही। या उस अकाउंटेंट के पास आते हैं जो इस इंडस्ट्री का है, तो बेनिफिट ये होता है कि वो ईजिली आपके बैंक स्टेटमेंट से पता कर लेते हैं कि अमेजॉन पे आउट्स क्या हैं, अमेजॉन एक्सपेंसेस क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टर फीस जा रही है, कोई टूल्स हैं तो वो टूल्स कौन से हैं, तो ये चीज़ आसानी हो जाती हैं। तो वो हम अपने तौर पर असेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यूज़र के क्लाइंट के साथ मिलके एक मीटिंग करते हैं और तमाम जो कि अनक्लियर आइटम्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके कर कर लेते लेते हैं। हैं। फिर हम पीएनएल बन जाता है, उस पर टैक्स हो जाता है। अच्छा, इसमें सवाल ये कि ये तो हरकत शायद हम सभी कर रहे होते हैं कि जैसे अगर हमारे पास ITIN आ गया या ये नंबर आ गया तो हम बैंक ऑफ अमेरिका खोल लेते हैं, अपने पर्सनल के ऊपर खोल लिया, या बैंक कैपिटल वन खोल लेते हैं पर्सनल के ऊपर, तो वो हम अपनी पर्सनल अकाउंट से कर रहे होते हैं, तो वो फिर हम कैसे उसको मैनेज करते हैं? वो फिर आपको बताना पड़ता है कि यार ये मैंने अकाउंट खोला हुआ है। यस, देखें, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर प्रॉपर बुक कीपिंग मेंटेन नहीं करते ना, ठीक है। तो एक अकाउंटेंट को तो पता नहीं होता कि आपने तो सिंपल उसके साथ बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दी, एक बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट। ठीक अब है। उसको
इससे बाहर जो एक्सपेंसेस हुए हैं, इस बैंक से बाहर जो एक्सपेंसेस हुए हैं, किसी दूसरी बैंक से हुए हैं, मिसाल के तौर पर आपने मुझे बैंक ऑफ अमेरिका की कर दिया, लेट्स से वाइस की कर दी आपने मुझे, वाइस कर दिया। वाइस की आपने बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दी। ठीक है। अब आपका कैपिटल वन का अकाउंट भी है, आपका मीज़ान का पाकिस्तान बैंक भी यूज़ हुआ है जो सैलरीज और बाकी चीज़ों में यूज़ हुआ है, हाँ, तो वो तमाम चीज़ें एक अकाउंटेंट के पास तो नहीं आएंगी, तो वो तमाम चीज़ें फिर आपको अलग से लिख कर देनी मेंटेन पड़ेंगी करनी। अकाउंटेंट को। अगेन ये एक मुश्किल काम है फिर आपके लिए, जो आपने इतनी सारी पर्सनल ट्रांजेक्शन होंगी उसमें से फ़र्क करना कि बिज़नेस कौन सी है, पर्सनल कौन सी है। क्योंकि प्रैक्टिकली हम जब काम कर रहे होते हैं काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेटअप के साथ, तो हमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इवन मैं यूएस का एक बिज़नेस था जो कि एक रेस्टोरेंट ओनर थे और वो लेके चल रहे थे, तो उन्होंने अपनी डे टू डे फाइलिंग जो है ना या बुक कीपिंग है वो नहीं की हुई थी। साल के आखिर में हमारे पास आते हैं और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली हम उसकी इनकम टैक्स फाइलिंग कर दें। तो जब हम उसमें गए तो हमने डेफिनेटली इसको असेस किया कि इसकी जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी इसकी इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। बुक कीपिंग पहले है, उसके बाद इनकम टैक्स फाइलिंग है। तो बुक कीपिंग के लिए भी सारी आप बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट के बाद इनवॉइसेस लेते हैं, फिर उनसे मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं और एक लंबा प्रोसेस। तो हमने तकरीबन 1 महीना पूरा हमारा लग गया सिर्फ टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, और उसके शायद हमारे की वर्किंग उन्होंने ही करनी थी, मेनली बताना उन्होंने ही था कि एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। तो वो अपने बिजी शेड्यूल से एक टाइम निकालते थे और फिर एक बहुत मुश्किल उनके लिए हो गया किस तरीके से उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया, उसको फ़िल्टर किया, उसको बताया। सही। तो ये एक मुश्किल काम हो जाता है एक ओनर के लिए, क्योंकि वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत बिजी होता है। ज़्यादातर ये सोल प्रोप्राइटर वाले या इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं, एग्जैक्टली वो कर रहे होते हैं, कहते हैं यार मेरा ही तो पैसा है, मेरे पास ही तो आना है। जैसे ऐसा ही। लेकिन ये टेक्निकली देखा जाए जितने भी हम लोग अभी सब बिजनेस कर रहे हैं, हम सब सोल प्रोप्राइटर सिंगल मेंबर ही ये काम कर रहे हैं, जिसके नीचे टीम मौजूद है। ठीक है ना, हाँ, ऐसा नहीं है टीम नहीं है, टीम भी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उसको उस तरीके से लेके नहीं चल रहे। अच्छा एक केस और ये कि मेरा खुद का भी, अगर मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल वन मैंने पर्सनल पे खोला हुआ है, लेकिन उसका कार्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ उसकी परचेजिंग के ऊपर, तो फिर हम उसको कंपनी में दिखा सकते हैं, हमको यस, बता दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, हमको दिखा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आईआरएस के साथ जब भी आप इनकम टैक्स फाइलिंग करने जा रहे होते हैं, तो हाँ, आप बिल्कुल कोई भी डॉक्यूमेंट तो सबमिट नहीं करते। ठीक है। डॉक्यूमेंट सारे आपके अकाउंटेंट के पास आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कल को ऑडिट हुआ और ऑडिट में आपसे पूछा गया ये एक्सपेंसेस अपने डॉक्यूमेंट से जस्टिफाई करें और बैंक स्टेटमेंट से जस्टिफाई करें, तो ठीक फिर है। आपको अपना पर्सनल बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और सही। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट फिर हाईलाइट करके देना पड़ेगा। कि ये मैंने यहाँ पर ये खर्चा एग्जैक्टली किया था, और जितना, ये और आपको बहुत काम आसान करके देना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली जो ऑडिट कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इतनी सारी ट्रांजेक्शन को इतनी जगहों से देखेगा, तो वो ये। आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा फिर। अच्छा एक सवाल मेरे पास बड़ा अजीब सा था, वो मैं आपसे बताता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिडक्शन एंड द क्रेडिट एंड टैक्स रिटर्न? ये क्या है? ये तो मुझे नहीं समझ में आया। देखें, जब आप नॉर्मली क्रेडिट जो है वो आपका बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट है जो आपको मिलता है, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। सही। डिडक्शन इज़ लाइक आपकी डिडक्शन जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद आसान अल्फाज में, नहीं मैं आसान भाषा में। बेसिक बता दी मैंने, हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इस तरीके से। मिसाल के तौर पर आपकी इनकम $10,000 की इनकम है आपकी, आपने एक्सपेंसेस को ही अब मैं बोलूँगा डिडक्शन, ठीक है। ये आपकी डिडक्शंस हैं कि आपने तकरीबन $6,000 के आपके मुख्तलिफ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो ये टेक्निकली डिडक्ट हो जाएंगी आपके इनकम से, तो आपके ठीक पास आ जाएगा एक टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। सही। टैक्सेबल इनकम पर फिर एक टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा, लेट्स से 10%। तो आपने सही। $4,000 का जो प्रॉफिट अर्न किया था, उस $4,000 में 10% $400 का आपका टैक्स ठीक अमाउंट ठीक बन गया। ठीक है। इस $400 को फर्दर रिड्यूस करता है टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। ये टैक्स क्रेडिट लेट से आपको किसी EITC आपका एक आप, लेकिन ये क्रेडिट ना नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलते। हमारे सही। ऐसी कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, इंडिया की है, कनाडा की है, मैक्सिको की है, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी टैक्स ट्रीटी नहीं है यूएस के साथ जो कि क्रेडिट्स ले सकें। दे सके। लेकिन यूएस रेसिडेंट है, ठीक है ना, उसको एक EITC का टैक्स क्रेडिट्स है, सही सोलर है। एनर्जी के टैक्स क्रेडिट्स हैं, यानी कि दर्जनों टैक्स क्रेडिट्स हैं जो कि इनकी लाइबिलिटी को सिर्फ रिड्यूस नहीं करते बल्कि रिफंड भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। कुछ रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स होते हैं कि अगर वो टैक्स एक्सीड कर गया तो आपका रिफंड अमाउंट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट से लोग टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे एक सोलर एनर्जी क्रेडिट करते हैं, लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपको क्रेडिट मिलता है $75,000 $7,500 तक, $7,500 तक आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। इसी तरीके से सोलर एनर्जी क्रेडिट मिलता है, अगर आपने सोलर इंस्टॉलेशंस की हैं तो आपको 30% अमाउंट ऑफ टोटल आपको हाँ। क्रेडिट मिलता है। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। भाई हम हमारे लिए नहीं है, मतलब अगर टैक्स यूएस में रह रहा है उन्हीं के लिए ये है। पाकिस्तानी तो क्रेडिट्स शायद इस वजह से हैं। इतना मुश्किल सवाल था, मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, मैंने कभी सुना भी नहीं नहीं नहीं, है। तो क्रेडिट्स इस वक्त हमारा एप्लीकेबल नहीं होता, तभी भी कभी आपको मिला नहीं होगा तो और आइडिया। पाकिस्तान में तो मिल जाते हैं, वो जो होता है एफबीआर वगैरह तो कर रहा होता है कि आप जब एग्जाम्पशन कर रहे होते हैं एग्जैक्टली तो कुछ वो कर क्रेडिट्स होते हैं। हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन अच्छा इसमें हमारे एक बड़ा अच्छा सवाल मुझे था। अच्छा अली भाई एक बात बताएं,
लोग नॉर्मली कॉमन मिस्टेक क्या कर रहे हैं, राइट? यानी कि जो टैक्स फाइल कर रहे होते हैं या किसी से करा रहे होते हैं, वो भी हम्म गलतियाँ कर रहे होते हैं। नहीं एग्जैक्टली ये आपका एक अच्छा सवाल है कि आपने जो टैक्स फाइल करने जा रहा है तो हम्म, उसको बहुत ज़रूरी है कि वो जब सर्विस प्रोवाइडर या टैक्स एक्सपर्ट को अप्रोच कर रहा है या सेलेक्ट कर रहा है उसकी बिजनेस की इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए, तो वो चंद चीज़ों को ज़रूर मेक श्योर करें। यानी कि जो मैं उस प्रैक्टिस को लेके बात कर रहा हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आपकी टैक्स फाइलिंग कर रहा है वो क्रेडिबल है, एक्रेडिटेशन है उसकी, यानी कि वो उस बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है। और दूसरा आपने ये देखना है ठीक कि वो है, क्वालिफाइड है, यानी कि क्या वो वाकई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आपकी बिजनेस की टैक्स को समझे और उसकी टैक्स फाइलिंग करे। ठीक है। ठीक है, थर्ड ये है कि वो मेच्योर इनफ है। ठीक है, यानी कि उसके बाद एक्सपीरियंस है, उसने नंबर ऑफ टैक्स फाइलिंग किए हुए हैं और उसका एक आपका पास में एक हिस्ट्री मौजूद है आपके पास। तो ये तमाम चीज़ों को आपने देखनी। कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पर आप किसी के पास जाएंगे प्रैक्टिकली तो आप उससे ये तो नहीं कहेंगे कि आप मुझे बताएं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, या आपने कितने टैक्स रिटर्न फाइल्स कर ली हैं अब तक। तो कुछ चीज़ आपने खुद रिसर्च करनी होती है, आपने उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में चेक करनी है, या आपने लास्ट फेसबुक से भी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो ठीक आप ये है, अपना उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्रेडिटेशन, उसकी क्वालिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। और ऑब्वियस एक एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे नज़दीक, क्योंकि ये एक हाई निश मार्केट है, टारगेट मार्केट है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो आफ्टर सो मैनी बिजनेसेस एक एक्सपीरियंसेस के बाद, फाइलिंग के बाद पहुँचे हैं। तो ये आप ज़रूर चीज़ें चेक करें। तो ये अगर एक एज एन इंडिविजुअल देख रहा है तो ये तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि मार्केट में हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। मार्केट में हो ये रहा है इस वक्त कि लोगों की क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत सारे लोग मार्केट में इस वक्त काम कर रहे हैं, इवन तो उनके वो अकाउंटेंट भी हैं, लेकिन मसला ये है कि वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इस वक्त। यूएसए की क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो उसको उतने बेहतर तरीके से नहीं समझते। तो वो सिर्फ और सिर्फ काफ़ी लोगों को सिर्फ इनकम टैक्स डिस्क्लोजर फॉर्म फाइल कर रहा है, वो इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ 11205472, काफ़ी अकाउंटेंट इस वक्त सिर्फ 11205472 फाइल कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्लोजर फॉर्म है जो ये बताता है कि जो इंडिविजुअल है वो यूएस बेस्ड नहीं है, एक नॉन रेसिडेंट, एक फॉरेन है, ठीक और है, फॉरेन इस कंपनी को ओन करता है 25% से ज़्यादा। तो अगेन आप नोट कीजिएगा, उसका एक और तरीके से पता चल सकता है कि आपका रिटर्न कौन सा फाइल हुआ है। ठीक आप है, कभी भी उसमें आप देखेंगे, आप जब कॉपी मांगेंगे जो आपने फाइल की है या ड्राफ्ट आपके पास आता है बिफोर फाइलिंग, तो वहाँ पे चेक करें, कभी भी सेल्स का नंबर नहीं आ रहा होगा, कितनी सेल्स हुई हैं, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल ये आ रहा होगा कि बिजनेस का नाम क्या, बिजनेस के नाम के साथ इसके ओनर का नाम किया, बिजनेस कब फॉर्म हुई थी, दैट्स ऑल। और कोई ट्रांजेक्शन्स हुई बिटवीन ओनर एंड बिजनेस, जो कि लेट्स से इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है, सही, एलएलसी फॉर्मेशन कॉस्ट वगैरह, वो आपका कोई फाइनेंशियल डिटेल नहीं आएगी। पूरा बिजनेस आपने पूरे साल में बिजनेस किया, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ से पता चलता है कि वो सिर्फ डिस्क्लोजर फॉर्म है। प्रॉपर जो रिटर्न है ना वो आपका डिफरेंट है, 1040 नाश या 1120 वॉट एवर जो आपका सी कॉप है या इंडिविजुअल रिटर्न है, तो एक डिफरेंट फॉर्म है जो फाइल होता है। तो ये लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। अच्छा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि अगर हम देखते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट में ये टैक्स आता है या फिजिकल प्रोडक्ट में टैक्स डिफरेंट होता है, ये इस तरह से कुछ होता है या नहीं होता? देखें, इनकम टैक्स तो अलग नहीं होता। मतलब इनकम जैसे टैक्स तो आपके इनकम पर हो रहा है, आपने नेट टैक्सेबल इनकम कितनी हुई आफ्टर माइनस रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। लेकिन जहाँ तक सेल्स टैक्स की बात है, जब हम सेल्स टैक्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर डेफिनेटली डिजिटल प्रोडक्ट पर आपका रेट डिफरेंट होता है। और इवन एग्जाम जीरो रेटेड भी आपकी सप्लाईज में आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। और फिजिकल प्रोडक्ट्स, अगेन फिजिकल प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट है, क्या वो टॉयज़ है, चाहे वो फार्मेसी के आइटम्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल का आइटम है, फिर उसमें भी अगेन रेट डिफरेंट होता है। ये तमाम चीज़ों को आपने देखना होता है। ठीक है। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि हम बिज़नेस कर रहे होते हैं, नहीं चला, चलते-चलते हम बोलते हैं यार ठीक है बस छोड़ दिया यार, नहीं चला बस क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं कि हम गवर्नमेंट को जाके बताएँ कि भाई हमने बिज़नेस क्लोज़ कर दिया है या क्लोज़ हो गया बस छोड़ दिया बस ठीक है। अच्छा देखिए, एक मतलब अगर बिजनेस आप बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस को क्लोज किया जाए। ठीक ठीक है, है। अब एज ए नॉन रेसिडेंट, अगर रेसिडेंट की बात करें तो बिजनेस अगर आप क्लोज नहीं कर रहे तो वो पेनल्टीज भी आ रही हैं, और क्योंकि वो आपका ट्रैक हो रहा है तो आपके लिए चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं और वो आपने लाजमी तौर पर डिसोल्यूशन फाइल करनी पड़ती हैं। सही, लेकिन एज ए नॉन रेसिडेंट फाइल करें, जो कि मोस्टली यहाँ पे रियलिटी है, और आप अपना बिजनेस क्लोज नहीं करते, उसको ओपन कर देते, उसको पेनल्टीज लगेगी और वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक सही, है। और आप डिजॉल्व नहीं करवा रहे, तो आपके पास वैसे लाइबिलिटी तो नहीं है। आई मीन यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट आपके पास नहीं आएगी और बोलेगी नहीं कि भाई आप टैक्स जमा कराओ। जो भी पेनल्टीज हैं वो पे करें।
लेकिन आप अगर ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली या यूएस में कभी ट्रैवल करते हैं तो यस वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। आपका कल को कोई जॉब करते हैं वहाँ पर एज एन कॉन्ट्रैक्टर आप लिंक होते हैं तो यस कहीं ना कहीं पे ये लिंक हो सकता है। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको एग्जैक्टली प्रॉपर देखिए आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंपनी को क्लोज करें लाजमी तौर पर, ठीक है। आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, यानी नॉर्मली $200-250 में आपकी कंपनी क्लोज हो जाती है, तो वो आप पे करें और अपनी कंपनी को प्रॉपर क्लोज करवाएं। क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में यही आता है कि यार अब तो हो गया, क्या करना, बिला वजह का क्लोज करने के लिए भी $200 करें। तो नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस यहाँ पाकिस्तान में तो यही होती है, लेकिन वहाँ पर अगर हम इस तरह की हरकत करते हैं तो जो मैं बात आपकी समझा कि अगर आप किसी विजिट करने का मौका मिल गया और आप करते हैं तो मेरे ख्याल से वहीं आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे। देखें डेटा तो इनके पास होता है, हाँ एयरपोर्ट में तो नहीं पकड़ेंगे नॉर्मली ये ज़्यादातर एयरपोर्ट पे लेकिन ही लेकिन पकड़ते हैं। आपकी बिजनेस में डिफरेंट तरीके से आपकी ऑडिट होती है, तो कहाँ कहीं ना कहीं आप इसमें आ सकते हैं। अच्छा अली भाई, एक बात करते हैं हम, जो एक लीगल टर्म्स होती हैं, एक चैप्टर में ऑन कर रहा हूँ जिसके अंदर हमारे जितने भी फॉर्मेट है ना, जैसे मिसाल के तौर पे जो मेरे पास लिखा हुआ है W8 फॉर्म है, 10040 है, 1120 है, 5470 है, शेड्यूल A 106W9, हम मैं इसके समझ ऊपर गया। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पर मीनवेल मैं चाहता हूँ चैप्टर क्लोज हो जाए कि सेल टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड हमारा उसमें कोई भी सवाल आपको ऐसा लगता है जो मैंने नहीं किया हो तो आप मुझे बता दें कि ताकि हम वो क्लोज कर लें। तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि लीगल टर्म्स जो हमारे पास है उसको हम कंसीडर कर लें नहीं आई थॉट कि वो कंप्लीट हो गया ना। एग्जैक्टली। अब लीगल टर्म्स बहुत सारी होती हैं जो मेरे पास लिखी हुई है। एक सबसे पहले तो W8 फॉर्म बहुत ज़्यादा होता है, ये क्यों होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है ज़्यादातर ये? देखिए W8 फॉर्म जो है वो आपका एक विथहोल्डिंग एजेंट आपसे फाइल करवाता है, ठीक ठीक है। है। एक मिसाल के तौर पर आप अपवर्क में काम कर रहे हैं, आप फाइवर में कर रहे हैं, या लाइट से अमेजोन से कर रहे हैं, या इवन यूएस बेस्ड कोई कंपनी है आपकी, तो वो आपने अपने रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट है, एक फॉरेन है, तो आपको W8 फॉर्म देंगे, देंगे। ठीक है। W8 बैन देंगे फॉर इंडिविजुअल, W8 बैन आई जो है वो W8 बैन ई एंटिटी के लिए देंगे। तो नॉर्मली W8 बैन हमारे पास आ रहा होता है। तो ये फॉर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसमें आप ये डिस्क्लोज करते हैं कि आप इंडिविजुअल किस मुल्क से हैं, क्या किसी ट्रीटी के तहत आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है या नहीं है, और ये ठीक है। बेनिफिट जो विथहोल्डिंग एजेंट है या आपका एम्प्लॉयर है उसको बेनिफिट ये देता है कि वो आपका टैक्स विथहोल्ड नहीं करेगा और आपको पेमेंट करते वक्त पूरी पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा। अगर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो बाय लॉ जब भी वो पेमेंट करेगा आपका 10% 30% आपका टैक्स विथहोल्ड करेगा। तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन W8 बैन की बहुत ज़रूरी है, हर इंडिविजुअल फाइल करता है। मैं एग्जांपल यहीं पे W9 की भी बात भी कर लेता हूँ, लिंक है। ठीक है। देखिए W8 बैन जो है वो एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन इंडिविजुअल्स फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है। और W9 जो है ये एक रेसिडेंट या US सिटीजन फाइल कर रहे होते हैं, और ये अगेन अपने एम्प्लॉयर को बता रहे होते, सॉरी अपने जिस Customers। एज एन कॉन्ट्रैक्टर आप जब किसी के साथ कनेक्ट होते हैं उनको बता रहे होते हैं कि आप एक US बेस्ड इंडिविजुअल हैं और ये आपकी डिटेल्स हैं, दैट्स ऑल। तो ये एक डिस्क्लोजर फॉर्म है जो दिए जाता है, जो बेनिफिशियरी होता है वो देता है एम्प्लॉयर को। तो वो फिर जाके गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली जस्ट लाइक एक W2 और W4 फॉर्म भी है, यानी कि ठीक है। W4 फॉर्म जो है वो एक एम्प्लॉई देता है अपने एम्प्लॉयर को कि ठीक है। मेरे ये डिपेंडेंट्स हैं, ये मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, मेरा ये SSN है और ये मेरी रिहाइश है। तो वो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स दे देता है अपने एम्प्लॉयर को, और फिर वो Employer- W2 इशू करता है। एम्प्लॉयर ठीक है। मंथ एंड यानी ईयर एंड पे W2 इशू करता है, जिसमें उसमें अगेंस्ट पूरी डिटेल होती है कि आपको कितनी सैलरी मिली, कितना ठीक है। टैक्स विथहोल्ड हुआ, कितनी आपके बेनिफिट्स जो थे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, मेडिकेयर बेनिफिट्स या पेंशन बेनिफिट्स, किस तरीके से उसकी वेरिफिकेशन है, उसी तरीके से रिटायरमेंट इनकम के लिए कितना विथहोल्ड हो रहा है, किस ठीक है। कैटेगरी में विथहोल्ड हो रहा है, पूरी वेरिफिकेशन होती है। जो बेनिफिट्स होते हैं वो उस W2 फॉर्म में एक समरी होकर आ जाते हैं, जो कि एक टैक्स प्रिपेयर यूज़ करता है उस W2 फॉर्म को और IRS को रिपोर्ट करता है। और उसके अंदर वो भी उनका ईयरली होता है या मतलब ईयरली होता है, ये सब काम ईयरली के बेस पे है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक फॉर्म और होता है 1040। मैं चाहता हूँ इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या ठीक होता है, है। इसमें 1040 को भी डिस्कस कर लेते हैं और 1040 NR को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। और भी हैं इसमें सीरीज में, लेकिन ये दो मोस्टली यूज सीरीज हैं 1040 में। ठीक है। 1040 एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर रेसिडेंट या सिटीजन, ठीक है। ठीक है। एंड 1040 जो है वो एक आपका नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न है। अब IRS के नज़दीक एक सिंगल मेंबर LLC भी इंडिविजुअल है,
ठीक है। जिसे हम अक्सर आपने टर्म सुना होगा डिसरिगार्डेड एंटिटी। वो डिसरिगार्डेड एंटिटी का मतलब ये है कि इसको एंटिटी नहीं कंसिडर किया जा रहा है, डिसरिगार्ड ठीक किया है। जा रहा है। तो फिर क्या कंसिडर किया जा रहा है? फिर इसको इंडिविजुअल कंसिडर किया जा रहा है। तो यही वजह है कि आईआरएस में सिंगल मेंबर एलएलसी भी 1040 एनआर या 1040 फाइल कर रही होती हैं। तो ठीक है। 1040 और 1040 एनआर में जो बुनियादी फ़र्क है वो नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट्स का फ़र्क है, दैट्स ऑल। अगर उसमें हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारे आगे मैंने देखा एन लगा होता है शायद, वो नॉन रेजिडेंट की वजह से एन लिखा होता है 1040 एनआर लिखा होता है, यस, NR 1040 एनआर, आप उसी रिटर्न में ही मेंशन होता है। ठीक है। वहीं पे आप अपनी इनकम बताते हैं, अपनी एक्सपेंसेस बताते हैं, डिडक्शंस आ जाती हैं, ये टैक्स क्रेडिट्स आ रिटर्न जाते होने के हैं। बाद मिलता है आई थिंक, ये टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब आता है 1040, हाँ, या उससे पहले हमें नहीं देखिए, 1040 एक फॉर्म है, ये फॉर्म है? टैक्स रिटर्न का ही फॉर्म है। जब ठीक आप है। टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स रिटर्न तो आपका एक लेमन टर्म है ना, टेक्निकल टर्म इसका 1040 एनआर है। तो ये दोनों यानी इरिप्लेसेबल वर्ड है। डन हो गया। हम्म, इसमें एक फॉर्म है 5472 आई थिंक। एग्जैक्टली। मैं जो बात कर रहा था कि डिस्क्लोजर फॉर्म्स की, तो 5472 जो है वो डिस्क्लोजर फॉर्म है। तो काफ़ी इस अच्छा। वक्त सर्विस प्रोवाइडर 5472 1120 के साथ, डमी 1120 के साथ फाइल कर रहे हैं। 5472 में आप ये बता रहे होते हैं कि इस एंटिटी के बैक एंड पे जो बेनिफिशियल ओनर है वो कौन है, 25% से ज़्यादा ओन करता है। अभी ठीक है। रिसेंटली मैंने BOIR की भी बात की थी। BOIR बेनिफिशियल ओनरशिप रिपोर्ट ये अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुई है। इसमें और 5472 में ये फ़र्क है कि 5472 उन इंडिविजुअल्स के लिए है, उन एंटिटीज़ के लिए है जहाँ पे वो 25% से ज़्यादा ओन करते हैं उस बिजनेस में। ठीक अब है। अगर 20% ओन करते हैं, मिसाल के एक मैंने अभी रिसेंटली एक कंपनी का रिटर्न फाइल किया 5 इंडिविजुअल से, और सब के सब नॉन रेसिडेंट से, ठीक है। लेकिन उनका किसी का भी ये डिस्क्लोजर फॉर्म नहीं गया 5472 का। उसका रीज़न ये है कि कोई 23% था, कोई 19% था। तो इस तरीके से वो 25% के कैप से नीचे ही थे, थ्रेशोल्ड से नीचे थे, तो नहीं गया। लेकिन अब ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि 25% से कैप के नीचे थे और वो बच रहे थे आईआरएस से, लकीली तो वो अब BOIR की रिपोर्ट में शामिल हो जाएंगे। BOIR में कोई सीलिंग नहीं है, हर इंडिविजुअल को वो BOIR रिपोर्ट जमा कराना करना है। है। एग्जैक्टली। शेड्यूल ए का फॉर्म है और ये शेड्यूल 1 2 3 ये आई थिंक। शेड्यूल्स जो हैं, चाहे आप शेड्यूल ए लें, शेड्यूल 1 लें, शेड्यूल 2 हाँ। लें, शेड्यूल 3 लें, ये तमाम के तमाम जो फॉर्म्स हैं ये अटैच होते हैं 1040 एनआर। क्योंकि देखिए 1040 या 1040 एनआर जो भी आप बात करें, ये 1040 इटसेल्फ 2 पेज का फॉर्म है। अब आईआरएस ने अगर आपसे नंबर्स लेने हैं तो वो आपसे कहता है कि अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है, अगर आपकी डिविडेंड इनकम आ रही है, अगर आपकी बिजनेस इनकम आ रही है, वो नंबर्स कहाँ आप शो करेंगे? वो नंबर्स आप शो करते हैं शेड्यूल 1 में, ठीक है ना? ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ। आपका एक अमेजोन से रिलेटेड बिजनेस है, आप नॉन रेसिडेंट है, यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, और आप सिंगल मेंबर एलएलसी हैं, तो आपने शेड्यूल सी फाइल करना है। शेड्यूल सी एक्चुअली आपका बिजनेस का इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट ठीक है है। कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन वो नेट आपका जो प्रॉफिट है शेड्यूल सी का, वो जाता है आपका शेड्यूल 1 में, सही। और शेड्यूल 1 का अमाउंट जाता है अगेन मेन फॉर्म में 1040 में। तो ये वर्किंग 1 और वर्किंग 2 आप समझें, और मेन आपका पेज जो है 1040, ये सपोर्टिंग है 1040। ये सारे इंटरकनेक्टेड हो गए ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट। इंटरकनेक्टेड है बिल्कुल, ये बेस अच्छा वर्किंग है। 1099 एक फॉर्म है, इसके आगे लिखा हुआ है मिसक्लेनियस। हाँ एग्जैक्टली। देखिए 109 की भी एक सीरीज है, कुछ सही है। 109 एन मिसलिनियस है, कुछ 109 NEC है, NEC है। कुछ 109 एन के है, 109 एन आई है, 109 एन डिविडेंड है, DIV है, और भी इस तरीके से 109 एन RB है, और 109 ट्यूशंस के हवाले से भी आती है, तो T करके आता है। तो ये डिफरेंट सीरीज हैं। अल्टीमेटली ये वो इनकम है जो कि आपकी एज एन कॉन्ट्रैक्टर इनकम आई है आपकी, या डिविडेंड आपकी साइडलाइन इनकम आई हुई है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम 1099 आपने आईआरएस को रिपोर्ट करने होते हैं। इनकम फॉर्म्स हैं ये सारे। देखिए आपका मेन फॉर्म जो है ना वो W2 है, जो कि आपको शो कर रहा होता है कि आपने एम्प्लॉय रिलेटेड जॉब जो की थी एज एन एम्प्लॉय, तो वो W2 आपने यूज़ किया। बाकी अगर एज एन कॉन्ट्रैक्टर पैसिव इनकम या मेन इनकम भी, लेकिन बिजनेस की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस की भी बात करें, तो उसके लिए 1099 की सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है। और ये सारी की सारी टर्म्स अगर नहीं भी याद हो तो एक अच्छा बंदा टैक्स नहीं देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आप एलिजिबल हैं, ये रेलिवेंट सोर्सेज से आपको इशू किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कोई भी फॉर्म हो, आपने सिंपल एक फॉर्म फिल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो है W8 या W9, बिल्कुल ठीक ऐसे है ही है। ना? तो और उसके अलावा तो आप कोई फॉर्म फिल नहीं करते,
सही है ना। आपको इशू किए जाते हैं साल के आखिर में। आप अमेजोन सेलर सेंट्रल से आप 1099K का फॉर्म इशू कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर आपको, अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर कहीं जॉब किया तो आपको 1099 NEC इशू हो सकता है, ठीक ठीक है। है। तो ये आपको इशू होंगे, जैसे आपको इशू होंगे आपने बस वो रेलिवेंट अकाउंटेंट को देना, अकाउंटेंट खुद उसकी फाइलिंग रेलिवेंट सेक्शन पे जाके कर लेगा। अच्छा, फ्रीलांसर की अगर हम बात करें तो उसमें कोई फॉर्म्स वगैरह का नंबर कोई अगर आप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो कहते हैं अगर आप फ्रीलांसर हैं तो हमें ये वाला फॉर्म दे दें, वो कौन सा फॉर्म होता है? देखिए फ्रीलांसर्स W8 बैन अपवर्क उनसे लाजमी तौर पर साइन करवा रहा होता है। तो W8 बैन इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे आपको नज़र आ जाएगा। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 इज़ लाइक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। पार्ट 2 इज़ लाइक आपकी कोई टैक्स ट्रीटी के तहत आपकी रिड्यूस लाइबिलिटी है या नहीं है, यानी टैक्स ट्रीटी रेफरेंस है। पार्ट 3 इज़ लाइक आपकी क्रेडेंशियल्स आपने साइन करनी है। दैट्स ऑल। सिंपल सा फॉर्म है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं या किसी अकाउंटेंट की गाइडेंस से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और कर सकते हैं। हम यहाँ पर ही रहते हुए यहाँ की, अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन है अपवर के ऊपर अगर हम बात करें, तो हम यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, वहाँ की भी डाल सकते हैं, दोनों डाल आप सकते हैं। यहीं की डालेंगे ना। आप नॉन रेसिडेंट हैं तभी तो आपको ये इशू किया गया। अगर आप रेसिडेंट हैं, यूएस में मौजूद हैं, तो लॉजिकल आपका शायद W9 एलिजिबल होगा। और कौन कौन से फॉर्म होते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी कोई डिस्कस कर लें जो मेरे पास नहीं लिखे हुए, और इसके अलावा कोई ऐसा फॉर्म नंबर कोई है? देखें लिस्ट बहुत बड़ी है फॉर्म्स की, ठीक सही। है ना। अगर आप IRS की वेबसाइट में जाएंगे, ऑल फॉर्म्स में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट नज़र आएगी। लेकिन जो हमारे लिए और डेफिनेटली जो हमारी ऑडियंस है उनके जो रेलिवेंट है वो मोस्टली 1099 के फॉर्म्स हैं, और जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स यूज़ होते हैं जिसमें हमने 1040 NR और 1040 डिस्कस किया है। इसमें 1065 का फॉर्म भी है जो कि पार्टनरशिप का फॉर्म है, ठीक है। K1 का फॉर्म अक्सर यूज़ होता है कि 1065 से आप K1 इशू करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव इनकम टू पार्टनर्स K1 का फॉर्म है कि पार्टनर्स को जो ठीक अपने है। पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, वो K1 बेस बनता है 1040 NR का। इस 1120 का फॉर्म भी है। 1120 में भी दो फॉर्म्स हैं, 1120 एंड 1120S। एस कॉप के लिए 1120S यूज़ होता है। ठीक है। दैट्स वो एक सेपरेट है, वो अगेन नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन रेसिडेंट्स के लिए सी कॉप अगर उनकी है तो सी कॉप वाले लोग 1120 फाइल करते हैं। डन इसमें हो एक गया। चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक इंटरेस्टिंगली मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ध्यान में आई ये बात कि अब एक इंडिविजुअल सवाल पूछ सकता है कि मेरे लिए कौन सा फॉर्म है, क्या मैंने 1040 करना है, 1120 करना है या बिल्कुल। 1065 करना है, ठीक है ना। एज एन ओनर काफ़ी लोगों को क्लियर होता है कि मेरी एंटिटी लीगल स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन अगर फिर भी अगर लेटर से उसने चेक करना है कि मेरे लिए लाइबिलिटी क्या है, तो EIN का लेटर इशू होता है। ठीक है। EIN का लेटर IRS इशू करता है और सबके पास EIN का लेटर होता है। सबके पास तो EIN के लेटर में, उस लेटर में ही मेंशन होता है कि आपने साल के आखिर में कौन सा फॉर्म फिल करना है। तो होता ये अक्सर कि हम लोग कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, वापस से डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वापस से जाके एक बार मुझे भी चेक डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं, उसमें लिखा हुआ या नहीं लिखा नहीं, हुआ। ऐसा हुआ है हमारे साथ कि एक हमारे पास एक क्लाइंट आया और उसकी जो फाइलिंग हुई थी वो सिंगल मेंबर LLC करके हुई थी, ठीक है। और 1040 गया था हमने, क्योंकि जब हम फाइलिंग करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि लास्ट ईयर का जो रिटर्न है उसकी कॉपी भी देते हैं, क्योंकि वो नंबर्स भी हमें देखने होते सही। हैं। तो हमने देखा कि 1040 NR फाइल हुआ है, और जब हमने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हमने आर्टिकल्स के साथ EIN भी मांगा, तो EIN देखा तो वहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस था, सॉरी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं था, सी कॉप बिजनेस था। 1120 की एलिजिबिलिटी थी। तो सही। अब सी कॉप के लिए 1120 फाइल होना था, और फाइल उसने कर, क्योंकि वो सिंगल ओनर था, ओनर सही सिंगल है। ही था, लेकिन उसने उसकी कंपनी का स्ट्रक्चर था 1120, सॉरी कंपनी का स्ट्रक्चर था सी कॉर्पोरेशन। तो उसका जो फॉर्म फाइल होना चाहिए था वो 1120 फाइल होना था, जबकि हो गया 1040 ना। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अक्सर जो बिजनेस ओनर होते हैं जब वो अकाउंटेंट से बात करते हैं तो वो तो ये ज़रूर कहते हैं कि यार मैं अकेला हूँ ओनर इस कंपनी का, तो सिंगल में एलएलसी ही होगी मेरी शायद। लेकिन जब एक टैक्स प्रिपेयर है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल्दो शायद उसको नहीं पता, लेकिन टैक्स प्रिपेयर को पता है कि क्या डॉक्यूमेंट मुझे लेने हैं ताकि मैं असरटेन कर सकूँ। क्योंकि देखिए हम US की जब टैक्स फाइलिंग कर रहे होते हैं, नॉन रेसिडेंट के अलावा बात कर रहा हूँ, रेसिडेंट्स और सिटीजन की जब फाइलिंग कर रहे होते हैं, तो IRS हमें पाबंद करता है, ठीक है, कि हम उनके ड्राइविंग लाइसेंस लें, उनके यूटिलिटी बिल लें, उनके सही। बैंक स्टेटमेंट लें। यानी हमें इस वजह से कहता है कि हम क्लाइंट ने लेट से आपको एक आपका प्री फिल्ड डॉक्यूमेंट फिल करके दे दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके दे दिया, लेकिन आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम सोर्स से चेक करें, ये हमारी ड्यू डिलिजेंस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से हम चेक करें कि डॉक्यूमेंट से चेक करें कि लीगल स्ट्रक्चर उसका एस कॉर्प है या सिंगल मेंबर LLC है, ठीक है। ठीक है। फोटो आइडेंटिटी मैच करें, ड्राइविंग एड्रेस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस से मैच करें, यूटिलिटी बिल से क्रॉस चेक करें। क्योंकि होता ये है कि आप जैसे पाकिस्तान में काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, इधर से होता है, तो US में भी स्टेट टू स्टेट ट्रैवल होता है। तो अब स्टेट टू स्टेट लॉज डिफरेंट होते हैं, तो उस लॉस को असेस करने के लिए आपने बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल और ड्राइविंग लाइसेंस ये सारे एड्रेसेस को देखना होता है। फिर एज पर
रूल आपने उसकी फाइलिंग करनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन लेना एक अकाउंटेंट की, एक टैक्स प्रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो देखे तो मैं तमाम चाहता हूँ इसमें एक चीज़ और कवर हो जाए, वो EIN नंबर और ITIN नंबर, इस पे हाँ। हमने अभी तक बात नहीं की है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा, और ये इनकी भी टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड भी कोशिश करेंगे इसको थोड़ा कवर करें, ठीक है, लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस को भी कवर करें। ठीक है। अच्छा, मैं इसको और थोड़ा सा स्कोप कर देता हूँ, यानी कि EIN होता है नॉर्मली टर्म, आप अक्सर लोग जो काम कर रहे हैं इस एम्बिट में, तो उनको EIN नाम सुनने को मिलेगा, ITN का नाम सुनने को मिलेगा, उनको TIN नंबर यूज़ करना पड़ेगा, सुनने को मिलेगा। हाँ, उसके अलावा SSN नंबर है। ये तमाम ये नंबर्स सारे क्या नंबर। है, मैं उसकी थोड़ी सी बता देता हूँ सिनेरियो। देखिए, एक SSN नंबर और ITN नंबर, ये दो नंबर की कंपैरेटिव इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। SSN नंबर जो है वो एक सिटीजन को इशू किए जाते हैं, रेसिडेंट को इशू किए जाते ठीक हैं। है। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है, चाहे नॉन रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद हो यूएस में, या नॉन रेसिडेंट यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हो, या किसी भी दूसरे मुल्क यूएस से बाहर मौजूद हो, उनको ITIN नंबर इशू किया जाता है। ये दोनों SSN और ITN जो हैं, ये एक इंडिविजुअल टैक्स नंबर है। ठीक है। ITN इज लाइक इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ठीक SSN है। सोशल सिक्योरिटी नंबर है। ठीक है। लेकिन EIN जो है वो एक बिजनेस का टैक्स नंबर है। पाकिस्तान के सिनेरियो में आप देखेंगे तो इंडिविजुअल CNIC इशू किया जाता है, और बिजनेस के लिए NTN यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यूएस में EIN नंबर यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। और बहुत सारे, जब आप टिकटॉक शॉप लेट से आप बना रहे हैं, या लेट से आप कुछ और फॉर्म्स फिल कर रहे हो, तो वहाँ पे TIN यूज़ होता है, TIN नंबर। TIN इज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये एक जनरल एक फील्ड है जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जिसमें आपको खुद असेस करना होता है कि आपने यहाँ पे TIN में ITN नंबर डालना है, SSN डालना है, या EIN डालना है, बेस्ड ऑन कि आप ये किसकी इन्फॉर्मेशन है। अगर एक बिजनेस है। फील कर रहा है तो EIN डालेगा, और अगर एक नॉन रेसिडेंट फील कर रहा है तो ITN डालेगा, और अगर रेसिडेंट कर रहा है तो SSN SSN डालेगा। डालेगा। तो दिस TIN इज जनरल, इस तरीके। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके यूज़ इस तरीके करने होता के लिए है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं हमारे पास, अगर हमारे पास SSN नहीं है और ITIN है, हम क्या क्या नहीं खोल सकते, यानी कि बैंक की कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं कि ये चीज़ तो हम SSN को ही देते हैं, या हमें वो, अगर हमने ITIN भी ले लिया हमारे लिए सब कुछ ऑन हो जाता है? देखें, एक जो SSN होल्डर है ना, उसके ऑब्वियस बेनिफिट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। उसकी बहुत बेनिफिट हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक नॉन रेसिडेंट तो ले ही नहीं सकता। एक SSN को एक स्टैंडर्ड रिडक्शन मिलती है, जो कि लेट से 25,000 हो सकती है, $35,000 हो सकती है। एक डिडक्शंस मिलती हैं उनकी अपनी पर्सनल इनकम से, जो आप डिडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उसको क्रेडिट्स मिलते हैं, बहुत सारे क्रेडिट्स मिलते हैं, उनको सही। रिफंड्स मिलते हैं। ठीक है, एक ITN होल्डर को ये तमाम चीज़ें नहीं मिलती। सही। ITN होल्डर जो है वो इन बेनिफिट से महरूम रहता है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बैंकिंग में आए, टैक्स रिटर्न के अलावा भी आप देखें, एक ITN होल्डर के लिए बहुत मुश्किल है कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करे। उसको अपने डिफरेंट क्रेडिट सेक्टर्स को कॉल करके अपने क्रेडिट स्कोरिंग को ऑन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ये भी एक मुश्किल काम है। क्रेडिट स्कोर उसका ऑन हो जाएगा तो हम्म। फिर उसको वो क्रेडिट लोन और सब चीज़ें, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कर सकता है। तो अगेन ये चैलेंज रहता है ITN के लिए। सेकंड ये कि ITN होल्डर जो है ना, वो फिजिकल बैंक ओपन नहीं कर सकता सवाए कैपिटल वन 360 अकाउंट के। उसको हाँ। फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। रिसेंटली अभी अगर मैं फैब की फर्स्ट वीक की बात करूँ, उसमें हमने एक अकाउंट बनाया 26 जैन को इसी साल, कैपिटल वन का क्लाइंट के लिए। तो नेक्स्ट अकाउंट हम बनाने लगे 1 फैब को, तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आ गई कि आपने फिजिकल विजिट करना है। सही। तो यानी एकदम लॉ चेंज हो गया, और आपने कैपिटल वन अकाउंट भी फिजिकल विजिट की रिक्वायरमेंट आ गई। तो ये एक चैलेंज था। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से 10 फैब को ट्राई किया, तो लॉ अगेन उसका वे आउट निकल गया, और विदाउट फिजिकल विजिट भी कैपिटल वन बन गया। लेकिन ये जो ITN जो के लिए जो है ना, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। आज कैपिटल वन है, कल नहीं है। आज ये सही। फ़ायदा है, कल ये फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है ITN होल्डर्स अच्छा, में। SSN पे लोग आजकल हम जो बाहर से किसी का भी उठा के या फिर अपना रेलेवेंस का कोई SSN ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, और टिकटॉक की शॉप खोल ली, तो फिर टैक्स किसको भरना पड़ेगा? उसी को जिसका SSN लगा हुआ है। एग्जैक्टली। देखें, एक तो ये है कि जिसका क्रेडेंशियल्स यूज़ हुए हैं, तो टैक्स इम्प्लीकेशन भी उसी पर है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि टैक्स बेनिफिट भी उन्हीं को है। ये टैक्स लायबिलिटी, देखिए बिजनेसेस जो होते हैं वो शुरू के 1 साल 2 साल 3 साल नुकसान करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपका स्टार्टअप कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है। IRS जो है वो ऑफिशियली $15,000 आपको स्ट्रेट डिडक्शन देता है स्टार्टअप कॉस्ट में। ठीक तो है। लेट्स से आप फाइल कर रहे हैं, आप $15,000 स्ट्रेट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सही।
तो बिजनेसेस जो होते हैं, कहने का मकसद है कि लॉसेस करते हैं शुरू के पहले साल दूसरे साल, तो आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी डिडक्शंस ज़्यादा होती हैं, आपका नेट लॉस होता है, और ये जो आपका लॉस होता है ना, ये आपकी टैक्सेबल इनकम को, जो लेट्स से एक यूएस का रेसिडेंट है, उसकी टैक्सेबल इनकम को भी कम कर देता है। टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है, एज अ रिजल्ट टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है, और ऑलरेडी उसकी जो विथहेल्ड अमाउंट होती है या क्रेडिट्स होती हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको रिफंड मिल जाता है। यानी मैंने $15,000 के रिफंड क्लेम करके दिए हैं जब उनके बिजनेसेस नहीं थे और बिजनेस जब होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक यूएस सिटीजन है जो कि पिछले उसने अ, उसने उस एक यूएस सिटीजन ने पाकिस्तानी बंदे के साथ कोलैब किया, ठीक या है। यूँ समझे कि पाकिस्तानी इंडिविजुअल ने यूएस की डिटेल्स यूज़ की, एक इंडिविजुअल की, अपने भाई की यूज़ की, ठीक है। ठीक अब है। भाई की उसने यूज़ की, तो जब पिछले साल उसके भाई ने जब रिटर्न फाइल किया था, तो उसकी शायद टैक्स रिफंड लाइट से 1500 था, कुछ इस तरीके से था। लेकिन जब उसने आफ्टर बिजनेस डिटेल्स के साथ भी उनकी भी रिपोर्टिंग की, तो जो टैक्स रिफंड इंक्रीज हो गया वो 10 to 15,000 आपका इंक्रीज हो गया। तो सही ये है। जो इनकम है, एक तो बड़ा फैक्टर बिजनेस था, दूसरे फैक्टर भी थे, लेकिन सबसे बड़ा मेजर फैक्टर बिजनेस की वजह से, बिजनेस लॉसेस की वजह से उनके क्रेडिट्स बढ़ गए। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि जितना ज़्यादा टैक्स आता है इतनी ज़्यादा इनकम टैक्स आपको लगता जाता है, तो ये स्लैब भी तो लगा होगा उसके ऊपर। ऐसे ही है। देखें, इनकम, टैक्सेबल इनकम पर स्लैब लगता है, एजीआई पर स्लैब लगेगा। अब एजीआई जो कि हम एनुअल ग्रॉस इनकम कहते हैं इनकी, वो रिड्यूस हो जाती है जब आपकी अगर बिजनेस लॉसेस पर जा रहा है, ह्यूज लॉसेस पर जा रहा है, ठीक है। आपने $50,000-$60,000 का नुकसान हो गया आपके बिजनेस को, $30,000 का नुकसान हो गया आपके बिजनेस को फर्स्ट ईयर में। ये नुकसान टेक्निकली इस तरीके से है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है, ये स्टार्टअप कॉस्ट, फॉर्मेशन कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें फिर जाती हैं इसमें। अच्छा, स्लैब्स होते हैं इसके, कोई टैक्स के भी स्लैब्स होते हैं? टैक्स के बिल्कुल स्लैब होते हैं, 10% से स्टार्ट होते हैं एंड 37% तक मेरे ख्याल से जाते हैं। स्लैब स्टार्ट जो होता है वो $10,000 से स्टार्ट होता है, $11,000 से, सॉरी, 0 से 11,000 का पहला स्लैब है, तो $11,000 तक का जो स्लैब है उसमें 10% है। फिर ठीक है। 11,000 से आपका $35,000 तक जाएगी तो आपका 12% स्लैब है। फिर इस तरीके से बढ़ता चला जाता है आपका थ्रेशोल्ड के साथ। और जितनी ज़्यादा इनकम इतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बस यहाँ पर बस मैं सुनने वालों के लिए क्लियर कर दूँ कि के जो टैक्सेबल इनकम है और रेवेन्यू है, तो बस ये फ़र्क है। अगर रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है तो डजंट मीन आपका टैक्सेबल इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक हो है। सकता है टैक्सेबल इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा हो। तो ये जितने भी रेट्स हैं ना, ये टैक्सेबल इनकम पर रेट एप्लीकेबल है, रेवेन्यू पर नहीं है। डन हो गया। इस चैप्टर में कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा फॉर्म मैंने नहीं बोला हो, कोई ऐसा नंबर नहीं लिया हो, तो वो बता दें कुछ, ताकि इस चैप्टर को भी हम क्लोज कर दें टैक्स रिलेटेड। एक सवाल बिल्कुल है कि कौन से हाँ। बिजनेसेस हैं जो कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर बिजनेस लॉसेस पर है, बिजनेस ने कोई कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, तो वो सिनेरियोस कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर वो तमाम बिजनेसेस जो कि लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, या वो तमाम बिजनेसेस जो कि बिजनेस एक्टिविटी जनरेट नहीं कर सके, जीरो सेल्स की है और सिर्फ फॉर्मेशन कॉस्ट ही कॉस्ट है, मैं उन बिजनेस की बात करूँ जो पहले साल की, नॉर्मली ये सिनेरियोस पहले साल फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में होता है, तो उन बिजनेस को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। क्योंकि एक मिसकंसेप्शन ये है कि वो बिजनेसेस जो कि लॉसेस पर हैं या जो कि बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सके, तो उनको रिटर्न फाइल नहीं करना, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल तमाम बिजनेसेस जो कि ECI, जिनकी इनकम इफेक्टिवली कनेक्टेड विद US ट्रेड और बिजनेस है, तो वो उन्होंने फाइल करनी है। अच्छा अली भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं चाहता हूँ आपके बारे में थोड़ा और डिस्कस करें। आपके ऑफिस इस वक्त कहाँ कहाँ हैं? जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, हम लोग इस वक्त बिजनेस मार्कअप वैली के नाम से कर रहे हैं, और मार्कअप वैली इस वक्त हमारा US, UK एंड पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ठीक है। बिजनेस है। हमारे पास US और UK में एक ऑफिस है, और इस वक्त पाकिस्तान में हम लोग तकरीबन 4 ऑफिस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस। तो एक ऑफिस हमारा पेशावर में है, एक हमारा इस्लामाबाद में है, एक हमारा लाहौर में है, और एक हम लोग का कराची में ऑफिस मौजूद है। ठीक है। ये हमने तमाम ऑफिसेज जो हैं ये लास्ट ईयर से स्टार्ट किए थे, और विद इन 2 मंथ्स हमने तकरीबन 4 ऑफिसेज पाकिस्तान में नेशन वाइड ओपन किए थे, जिसमें हमारे 3 ऑफिसेज जो ओपन हुए थे वो एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ ऑफिस ओपन हुए थे, वहाँ पर हमारे एजेंसी ऑफिस हमने लिए थे, ठीक है। और एक ऑफिस हमने बाहर लिया था, दैट्स ऑल। अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको? ऑनलाइन सारा चल रहा है? देखिए, इन तमाम ऑफिस को इस वक्त हम लोग पार्टनर्स के साथ कोलैब करके बिजनेस कर रहे हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर हैं, और वहाँ से इस तरीके से हम स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता इस तरह से मैनेज करना? देखें, बिजनेस है, इट वुड कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ऑब्वियस, आपने ऐसी सिचुएशन
क्रिएट करनी होती है, बनानी होती है, और कि जिसमें जो पार्टनर है वो भी इवॉल्व करे और ग्रो करे, और जो बिजनेस है ओवरऑल वो भी इवॉल्व और ग्रो करेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है बिटवीन पार्टनर एंड बिजनेस, ये मुसलसल, एक तो इवॉल्व मैंने टर्म यूज़ किया उसी वजह से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक टर्म, क्योंकि देखिए हम लोग एक ग्रोइंग कंपनी है और एक मल्टी नेशनल कंपनीज में या एक बड़ी कंपनीज में नहीं आते, हम लोग एक ग्रोइंग कंपनीज हैं। तो हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो हमारे ठीक है। SOPs हैं, वो एक स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और वो डेवलप हो रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बाद। ठीक तो है। हमने काफ़ी जो टर्म्स पहले रखी थी, और हमने अगर महसूस हुआ कि इसमें एक विन विन सिचुएशन नहीं है, तो फिर उसको हमने चेंज किया, क्योंकि हमारी कोई ऐसी फिक्स और एक रिजिड पोजीशन नहीं है। हम एक फ्लेक्सिबल पोजीशन पर होते हैं और इस ऑब्जेक्टिव के तहत काम कर रहे होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, कि एक विन विन सिचुएशन बनाने के लिए जो टर्म बना सकें वो हम बना लेते हैं। तो इस मॉडल पर हमने अपने बहुत सारे परसेंटेज भी सही है। चेंजेस किए, और उसमें हमने हु वुड बेयर द एक्सपेंसेस उसको भी चेंज किया। तो आज की तारीख में अगर हम अपने एक ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं, तो हम एक सर्टेन एक्सपेंस, सर्टेन इनकम तक हम कोई प्रॉफिट शेयर नहीं ले रहे। ठीक ठीक है। है, मिसाल के तौर पर आप अगर $200,000 तक, $200,000 तक, सॉरी नहीं, तो डॉलर में रखें। तो हम उसको, क्योंकि अल्टीमेटली इसी तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारी रिपोर्टिंग ऑलरेडी डॉलर में है, बट लेकिन एक्सपेंसेस सब चीज़ें इस तरीके से कैलकुलेट होती हैं, PKR में कैलकुलेट होती हैं। तो सही। उसमें हमने एक इनकम थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि इस थ्रेशोल्ड के बाद फिर हम लोग प्रॉफिट जो है वो स्प्लिट करते हैं, ताकि जो पार्टनर की एटलीस्ट इनकम है और जो उसका डे टू डे होम एक्सपेंस है वो कवर हो, वो इसी बिजनेस से जनरेट कर ये रहा हो। आइडिया कहाँ से आया आपके पास, ये मुझे बताया। मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा ऐसे टैक्स में, मतलब मल्टीपल ऑफिसेस खोल रहा है। नहीं, देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि अल्टीमेटली जो विजन है, जो मिशन है, वो ये है कि इन अ लॉन्गर रन के हर बिजनेस जो यहाँ से, मिसाल के तौर पर एक एक्सट्रीम कॉमर्स इनेबलर्स या बाकी जो ट्रेनिंग है, लेकिन लीड तो यही दो हैं हमारे पास। कि किसी ने भी अगर लेट से US में बिजनेस करना है और ई-कॉमर्स का बिजनेस करना है, तो आपके पास ये दो नाम आते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो आपके पास मार्कअप वैली नाम आना चाहिए। हम इस तसव्वुर के साथ काम करते हैं कि ताकि लोगों के लिए वो आसानी पैदा करें कि लोग अगर बिजनेस फॉर्म करना है या टैक्स की कंप्लाइंस करनी है, तो सही है। आपके पास इकोनॉमिकल प्राइसेस के साथ, क्योंकि हम लोग ब्रांड प्राइस चार्ज नहीं करते, हम एक कॉम्पिटिटिव प्राइसेस को चार्ज करते हैं, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, एक वैल्यू ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे एक एक्सपीरियंस के साथ हम आ रहे हैं और एक क्रेडिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। तो लोग हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपने US के बिजनेसेस को फिर ग्रो करें और आपको आगे लेके चलें। वो क्या है, कोर्स नहीं, हम जर्नी शेयर कर बेच रहे हैं। नहीं, जर्नी शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसा अल्फाज है ना, तो फिर आपको एग्जैक्टली, इस हम तरह उनकी जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनकी जर्नी, तो आपको भी कोई ऐसा एग्जैक्टली, डायलॉग लाना पड़ेगा। हम बिल्कुल। आपकी हेल्प करते हैं आपकी जर्नी में, ताकि आप ग्रो करें। इस तरह का कोई डायलॉग लाएंगे तो नहीं, नहीं, बहुत नहीं, ज़बरदस्त बहुत अच्छा एडवाइस कर रहे कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मुझे ये था कि ट्रेन इंटर्नी आप हायर कर रहे हैं, ताकि अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन हो, अगर कोई हमारी पॉडकास्ट ऐसा बच्चा कोई सुन रहा है जो लर्न, वो अगर ज्वाइन करके चाहता है, अपना कैरियर आपके साथ बनाना चाहता है, अगर मैं चाहता हूँ कि सारी टर्म्स को सीख लूँ। बिल्कुल, देखिए हमारा जो इस वक्त 60-70% जो हायरिंग है वो हम्म। इंटरनी से स्टार्ट होती है। यानी कि ऑपरेशन टीम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में बहुत से कम लोग हैं या ना के बराबर लोग हैं जिनको US और UK की टैक्स का एक्सपीरियंस रहा हो या बिजनेस का ऐसा ही एक्सपीरियंस है। रहा हो। कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो US टैक्स, पाकिस्तानी टैक्सेशन को जानते होंगे शायद, या पाकिस्तानी लीगल स्ट्रक्चर को जानते होंगे, लेकिन US की टैक्सेशन नहीं और लीगल जानते। स्ट्रक्चर को नहीं जानते। तो डेफिनेटली उनको ट्रेन करना, हम ऑन जॉब ही उनको ट्रेन करते हैं। तो एंट्री पॉइंट अगेन एक इंटर्नी होता है, जिनको जो 10 से 15 हज़ार के करीब हमसे एज एन स्टाइपेंड लेता है, ताकि वो ठीक है। 3 मंथ्स का हमारा स्टाइपेंड इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है। उसके बाद बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हम है। सैलरी को डबल या 3 टाइम्स कर देते हैं। इतनी ज़्यादा इंक्रीज, तो फिर क्या डबल ऐसा तो नहीं 7,000 में आप कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, डबल हो देखें गई 14,000 और फिर ट्रिपल हो गई 21,000। देखें अगर मिसाल के तौर पर एक ACC क्वालिफाइड है, ठीक ठीक है। है, मार्केट में लेट से वो 60,000 कहीं भी अगर से सैलरी उसकी स्टार्ट हो सकती है, 80,000 से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वो हमारे पास आएगा 15,000 में ही। उसकी रीज़न ये है कि देखें ये जो स्किल्ड है, आपने इस 3 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ों को असेस करना होता है। सिर्फ आपने उसकी कॉम्पिटेंसी को असेस नहीं करना होता, बल्कि उसकी लॉयल्टी को भी असेस करना होता है। ठीक है, कि वो लॉन्ग रन आपके साथ कितना, एटलीस्ट कमिटमेंट कितना है वो उसकी आपके साथ, अपनी कंपनी के साथ, और ग्रोथ को लेके कितना क्या सोच रहा है। ये तमाम फैक्टर्स को देखकर फिर हम 3 मंथ्स के बाद फिर उसको परमानेंट हायरिंग की तरफ लेके जाते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है ना। फिर आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इतना ज़्यादा ग्रोथ कर, इतना ऐसे ही ज़्यादा है। उसकी ग्रोथ होगी, इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। देखिए एम्प्लॉई मार्केट जो है ना यहाँ पर बहुत वॉलेटाइल है ई कॉमर्स में और रिमोट जॉब में। कि रिमोट जॉब में यू डोंट नो कि
एम्प्लॉई जो है वो अगर फ्री है, प्रॉपर वर्क अलॉट नहीं होता, तो वो ईज़िली एक तो आई मीन चैलेंजेस आपके लिए बहुत बढ़ सकते हैं इस तरीके से। तो दैट्स वाई आप थोड़ा सा चीज़ों को चेक करते हैं, अपने पास एक फ़िल्टर रखते हैं। रिमोट जॉब पे ट्राई किया आपने, कभी कर रहे हैं अभी या नहीं, या फिजिकली रखते हैं सबको? हमारे पास जो है वो हाइब्रिड मॉडल है। वी प्रेफर फिजिकल, क्योंकि हम लोग कराची में भी हमारे 2 ऑफिसेज हैं इस वक्त। ठीक है। कराची में एक ऑफिस हमारा जो है वो एक बिजनेस पॉइंट है, जो कि एक्सट्रीम कॉमर्स में हमारा ताई रोड में ऑफिस है, और एक जौहर में हमारा ऑफिस है जो कि ऑपरेशन टीम वहाँ पे सेट कर रही है और कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घर से काम कर रहे हैं, और ये वो ज़्यादातर ख़वातीन हैं जो घर से काम कर रही हैं, और मैरिड हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको फ्लेक्सिबल आवर्स इंजॉय करने होते हैं। ठीक तो है। हम फिर फ्लेक्सिबल आवर्स उनको देते हैं। हमारी इनिशियल कमिटमेंट जो होती है वो 6 आवर्स की होती है, 6 to 8 आवर्स की। तो कुछ लोग सुबह थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा दोपहर को, थोड़ा रात को, इस तरीके से वो फ्लेक्सिबल आवर्स को एंजॉय करते हैं। और नॉर्मली ये मैरिड जो ख़वातीन है वो इस ज़्यादातर कैटेगरी में कस्टमर आपके कहाँ के हैं, मतलब पाकिस्तान बेस्ड हैं, यूएस बेस्ड हैं? देखिए, लास्ट ईयर जो हमने बिजनेस किया था 2023 में, हम्म, हमारा 60% बिजनेस जो था वो यूएस क्लाइंटेल से आया था। ठीक है, मैं ठीक है। वॉल्यूम की यानी कि अमाउंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्लाइंटेल की बात करेंगे तो मेरे पास हाँ। 95% क्लाइंट जो है ना वो पाकिस्तान या पाकिस्तान ओरिएंटेड क्लाइंट है, बेशक वो सही। यूएस में या कनाडा में या किसी भी यानी कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हो। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर कस्टमर आपके यूएस बेस्ड हैं, ज़्यादा अच्छा पैसा वहाँ से बिजनेस वहाँ से बनता है, बिजनेस क्योंकि पैसा वहाँ से आता है। पैसा वहाँ से आता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कुछ सीपीए अलाइंसेस हैं, हाँ। जो सीपीए फर्म हमें तो बैकएंड कॉल के सेंटर पे चीज़ें। फिर कॉल सेंटर के बंदे होंगे आपके, मैनेज करते हैं, आप खुद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको? देखें, इस वक्त हम कॉल सेंटर की तरफ जा रहे हैं, सॉरी कॉल सेंटर की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम B2C मॉडल पर जा रहे हैं। हमारा B2B मॉडल ऑलरेडी है जिसके लिए कॉल सेंटर की ऑब्वियस ज़रूरत नहीं है। हम हमारा अब इंटरनल एक कॉल सेंटर बिल्कुल स्टैब्लिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ अपने बताएं बिजनेस के बारे बताएं। में, कि हम लोग इस वक्त 3 डिपार्टमेंट मेन कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। हमारे पास एक ऑपरेशन टीम है, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास एक सेल्स डिपार्टमेंट है, और सही। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हमारे 2 और डिपार्टमेंट है, एक यूएस और एक पाकिस्तान, ठीक है। और एक हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब रिसेंटली हमारे 4 डिपार्टमेंट भी लेकर आ गए हैं, जिसमें यानी एक ही इंडिविजुअल है कहने को, लेकिन प्रॉपर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, वो HR डिपार्टमेंट, और पेरोल मंथली एंड पर रन करना, तो वो कर रहे हैं। सेल्स में हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, उसमें हमने यूएस में एक अपर के लिए डेडिकेटेड इंडिविजुअल है, और एक इंडिविजुअल जो है वो लीड मैनेजमेंट और कॉलिंग वगैरह को देख रहा है, इस तरीके से। मज़ा आ रहा है इतनी हेडेक पालने के बाद आपको? क्योंकि एक एक से रिपोर्ट लेना पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है, मैं हैंडल कर रहा हूँ। बहुत, देखें, प्रॉब्लम यही है कि अगर रिपोर्ट लेना आसान है, यानी कि प्रॉब्लम ये है कि उनको उससे फॉलो अप करना बड़ा मुश्किल काम है। यानी कि अगर रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बिल्ड कर लिया ना, तो ज़िंदगी आसान है। लेकिन ये ओवर द नाइट ये बिल्ड होती नहीं है। आपने एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन, हर डिपार्टमेंट का ऑब्वियस एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, क्योंकि आप 15 लोगों से बात करने से बेहतर है कि आप 3 लोगों से बात कर रहे हो। ठीक है, और बिजनेस और ग्रो हो जाता है तो फिर आप 2 लोगों से बात करो, मिसाल के तौर पर। तो ये मैकेनिज्म आप बना लेते हो, रिपोर्टिंग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बना लेते हो, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अदरवाइज हर अभी इंडिविजुअल को आपको फॉलो कितना करना टाइम मुश्किल हुआ? है। मैं ऐसे ही जनरल मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपसे एक कितना टाइम हो जनरल डिस्कशन में चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगा कि आपने करा। मैं देख रहा हूँ कि सक्सेसफुल है नहीं, मैं बातें करके भी आइडिया लगा लूँगा, क्योंकि मैं अपना इंडिविजुअल मैंने ये ट्राई किया है, मैं तो फेल हो गया अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, सही है। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, सिंसियरिटी नहीं है। हम्म, तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपके पास से सिंसियरिटी लोग आए या नहीं आए, उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन टाइम पे रिपोर्ट। आप भले 2 लाख का बंदा हायर कर लें, वो मसला हाँ, नहीं, कहते हैं लोग कि आप महंगा बंदा हायर करेंगे तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कम से कम ऐसा ही। डंडी मारने वाले आपको 5 लाख वाले भी मारेंगे। हम्म। तो अभी क्या आपका पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है? देखिए, मैं अगेन इसको जर्नी में लेके जाऊंगा कि हमने ये विजन बनाया कि हमने ये डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, यानी कि मैं शुरू की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, 2 साल हमने विजन बनाया, हमने डिपार्टमेंट्स बनाए, डिपार्टमेंट के हमने सोचा कि हेड्स होंगे, और हेड्स को एज एन CEO मैं उससे रिपोर्टिंग लूँगा, और वो तमाम डिपार्टमेंट टीम को लीड कर रहा होगा। हाँ। लेकिन अगेन आपकी वाली बात, ये कभी भी चीज़ वर्क नहीं करती, ये प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अगेन एक मसला जो मुझे आया वो ज़्यादातर टेक्निकल ग्राउंड पे ज़्यादा आया, और मुझे ट्रस्ट और यानी कि डेडिकेशन पे मसला नहीं आया, क्योंकि मैंने जो हायरिंग की थी शुरू में वो नेटवर्क बेस्ड हायरिंग की थी, जान पहचान, यानी कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और आप 2 लोगों को और अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, तो इस ठीक तरीके है। से 3 लोग आ गए मेरे पास। सही। तो इससे फ़ायदा ये हुआ, एक ट्रस्ट जो इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी था, एक डेडिकेशन
ये जिस तरीके से आप काम करते हैं नेक्स्ट पर्सन भी उसी तरीके से काम कर रहा होता है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में मुझे सिखाना पड़ रहा था चीज़ों को, तो ओवर द पीरियड मेरे साथ ही कनेक्ट रहा है। तो मैंने जब 3 लोगों से 15 लोग भी कर दिए, तो मैं 15 लोगों में से 10 लोगों से खुद बात कर रहा हूँ, खुद इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने साथ ना एक रिसेंटली ये बताना चाहूँगा कि इस दिसंबर की फर्स्ट दिसंबर को मैं एक इक्विटी पार्टनर अपने साथ लेकर आया, क्योंकि जब प्रॉब्लम सर से ऊपर निकल गया ना और आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा निकल रहा था, तो अगेन बिजनेस तो आ रहा है लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो बेनिफिट ये हुआ, जो मैं एक स्ट्रेटजिक पार्टनर लाने का मकसद यही था कि वो मेरे बिज़नेस को आसान करेगा मेरे लिए। बिज़नेस में वो उसके जो आवर्स होंगे वो मेरी ज़िंदगी आसान करने के लिए होंगे और बिज़नेस को ऊपर लाने के लिए होंगे, ठीक है ना? और कोई इसने टीम लीड नहीं करनी, ठीक है ना? उसने कोई ऑपरेशन लीड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो अब फ़ायदा ये है कि काफ़ी चीज़ें क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिहाज से हम लोग पहले व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। तो मेरे तकरीबन लेट से 500-700 ग्रुप्स थे, तो मैं सारे ग्रुप से हाँ, एग्ज़िट कर गया, ठीक है ना? क्योंकि वो डेली एक वही आपके ऊपर एक सर में दर्द पैदा कर रहे होते थे। टन टन टन। वो हमने निकल गया। उसके बाद फिर रिसेंटली हमने जो डिपार्टमेंट हेड किए थे, उसके बाद 4-5 लोग और लेकर आए, मार्केट से कॉम्पिटेंट लोग लेकर आए। रिसेंटली ओके। मेरे पास इस वक्त जो कस्टमर सपोर्ट में है वो यानी कि NED पास आउट है एंड गोल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, सॉरी। तो इसी तरीके से हम सेल्स के लिए भी सेल्स मैनेजर लेकर आए हैं, वो यानी कि 6 साल का उनका बहुत कॉल सेंटर्स में अच्छा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। इसी तरह हम अकाउंटेंट कुछ लेकर आए, तो कुछ क्वालिफाइड लोग लेकर आए। और हम अब काम कर रहे हैं SOPs। अब रिसेंटली जो हम काम कर रहे हैं SOPs पर काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम देख रहे हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरा टाइम लग रहा है, मेरा ठीक है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर सॉल्यूशन बना रहे हैं। फिर इसी तरीके से क्लाइंट को क्या सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल आ रही है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ऑब्वियस अभी भी हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं ईजिली कह सकता हूँ इन 3 महीनों में मैं तकरीबन मेरा 60% जो बर्डन है ना वो कम हो गया। अब जो रिमेनिंग 30-40% है, ऑब्वियस इज योर बिजनेस, तो ये तो आपको बर्डन बेयर भी करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियस ये भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेटजिकल पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और ओके। सोल्यूशन ड्राइव करें। क्योंकि आप अपने तौर पर आप बिजनेस को देख रहे हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को ऊपर से नहीं देख सकते, क्योंकि आप डे टू डे इतना इंगेज हैं कि आप सोल्यूशन निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। आपको एक मेंटोर, एक स्ट्रेटजिक पार्टनर या कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। बेशक यू नो द आंसर, क्या ये आंसर तो मैं भी निकाल सकता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। लेकिन किसी से आप डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ना, तो 60% तो आंसर मैं ही निकाल लूँगा। बट वो जो टाइम है ठीक ना, है। जो री थिंकिंग का प्रोसेस है, ये वो री थिंकिंग प्रोसेस आपने करना है किसी के साथ मिलके। अभी आप कौन कौन सी ज़्यादातर सर्विसेज दे रहे हैं सर करंटली? हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में काम कर रहे हैं और इससे हम नहीं हट रहे। हमारी यही 3 ब्रॉड कैटेगरी, एक टैक्स है, एक लीगल है, एक बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है। इन 3 कैटेगरीज को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं। बुक कीपिंग में क्या करते हैं फिर आप? देखें, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आती है, आपका पेरोल आता है, हम्म। ठीक है? अभी हम पेरोल भी मैनेज कर रहे हैं, शेयर्ड पेरोल ले रहे हैं। हाँ, तो तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है ज़्यादा? मतलब आप उसके एक बिल्कुल मतलब टैक्स तो आप रिटर्न एक दफ़ा फाइल किया, आप उसके बाद सो जाए जाके, फिर अगले साल आएगा, फिर आप उसका रिटर्न टैक्स फाइल कर दें। बुक कीपिंग और पेरोल तो ये तो बहुत सर का दर्द है, वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है उसके अंदर फिर। देखें, इसमें ये है कि हमारे पास सेल्स में 2 लोग मौजूद हैं। हम्म। एक सेल्स में न्यू लीड पर काम कर रहे होते हैं, एक एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स का काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना? इसी तरह ऑपरेशन में 3 लोग मौजूद हैं। 3 लोग का मतलब है कि 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं, उसके नीचे भी टीम मौजूद है। 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं ऑपरेशंस में। एक टीम टैक्स को देख रही है, एक टीम लीगल को देख रही है, एक बुक कीपिंग देख रही है। तो मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट है, उसने और एक सेपरेट से कस्टमर सपोर्ट भी हमने ऐड किया हुआ है। तो एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके ज़रिए हम क्लाइंट के लिए एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनके लिए, कि उनको वन स्टॉप एक कंप्लाइंस सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है? ठीक तो है। और रेलेवेंट टीम मेंबर्स, एक बंदा तमाम चीज़ों को नहीं कर रहा और ना ही वो तमाम चीज़ों का एक्सपर्ट हो सकता है। तो एक बंदा जो मुसलसल पेरोल को देखे जा रहा है, पेरोल को देखे जा रहा है। आई मीन हम ये कहते हैं कि आप हमें 10,000 महीने का दें और हम आपको ना आपका पेरोल और एम्प्लॉइज़ से डिटेल सब चीज़ें हम उनका रन करके दे देते हैं। पूरी हेडेक हम लोग ले लेते हैं। तो यानी नॉमिनल सी अमाउंट होती है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि मैक्सिमम क्लाइंटेल हमारे पास आता है और हमारा जो इंडिविजुअल है उसकी भी सैलरी कवर हो रही होती है और वो भी और ज़्यादा सीख रहा होता है इन तमाम चीज़ों पर। तो फिर उसकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह भी मैनेज कर रहे हैं? यस। ये तो फिर लोकल हुई ना वो तो उनकी फिर नहीं, टैक्स रिटर्न पाकिस्तान की हम फाइलिंग नहीं कर रहे हैं उनकी। नहीं कर रहे होते हैं। उनका बिजनेस, देखिए पेरोल बेशक यहाँ से जा रहा है, लेकिन उनका बिजनेस की सोर्स ऑफ इनकम तो US ही है ना, या UK है।
तो बस आप उसके अकॉर्डिंगली ही कर रहे होंगे ना, लेकिन उनको फिर यहाँ के लिए भी एक पाकिस्तानी भी कंसल्टेंट चाहिए होगा जो उसकी पूरी टैक्स फाइलिंग करे। ऐसा ही है। देखिए मिसाल के तौर पर अभी हमने ना कोलैबोरेशंस में पाकिस्तानी कंसल्टेंट बिल्कुल रखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर हमारा क्लाइंट है, वो पाकिस्तान किसी अकाउंटेंट से काम करना चाहता है और हमसे वो पूछता है, तो हमारी डायरेक्टली हम वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करें, लेकिन हम कहते हैं हमारे कोलैबोरेशन पार्टनर है, तो आपको किसी और से जाने की जरूरत नहीं है, हम उससे कनेक्ट करवा देंगे और आपका काम तो आपका करवा अपना देंगे। पार्टनर है कोई इसके अंदर, कोलैबोरेशन पार्टनर है, यस। वो फिर वो अपनी अलग फीस चार्ज करेगा, सारा डिफरेंट उसका फिर अपना पूरा प्रोसेस होगा। देखिए मतलब वो मसला ये है कि आप किसी डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल के पास जाएंगे तो वो फ़ी आपसे B2C पर चार्ज कर रहा होता है, हमारे साथ वो B2B पे कोलैब पे काम कर रहा होता है। तो डन हो गया। अगेन अगर आपको कोई अकाउंटेंट नहीं है तो डेफिनेटली इट वुड बी रिकमेंडेड कि आप एक ही अकाउंटेंट रखें। यानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मसला ये होता है जब हम यूएस में काम कर रहे होते हैं, तो किसी भी न्यू लीड से आप बात करते हैं ना, हर कोई यही कहता है यार मैं अपने अकाउंटेंट से बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है, कोई भी बिजनेस अपने अकाउंटेंट को छोड़ना नहीं चाहता जब तक कि कोई मसला ना हो, क्योंकि वो आपके बिजनेस के सारे इनकम एक्सपेंसेस और सर के दर्द को समझता है। नया अकाउंटेंट आएगा, वो नए फिर सवालात पूछेगा, फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन लेगा, फिर आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस को समझेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री लेगा। तो ये सारी चैलेंजेस से बचने के लिए वो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट से काम करना पसंद करते हैं। अच्छा अली भाई एक सवाल है, आपका प्रोफाइल आ गया यूएसए के अंदर, आईआरएस के अंदर, कोई फ़ायदा हुआ, कोई बिजनेस आया? बिल्कुल, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई मेरी वेबसाइट यानी कि आईआरएस की वेबसाइट को देखते हुए मेरे पास पहुंचा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आ रहा है अली निसार और कराची का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे मार्कअप वैली तो नहीं आ रहा और ना ही मेरा मार्कअप वैली का एड्रेस आ रहा है। हमारे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जब हम अपवर्क में बिडिंग कर रहे हैं या क्लाइंटेल से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बात किसी से कर रहे हैं, तो किसी को अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी हम शेयर करते हैं अपनी, कि हम लोग आईआरएस सिर्फ ऑथराइज नहीं कह रहे, हम आईआरएस में पब्लिक वेबसाइट, आईआरएस की पब्लिक डायरेक्टरी में भी आ रहे हैं, तो वो हम स्क्रीनशॉट बिल्कुल शेयर कर देते हैं। दैट्स वे ईजी टू कन्वर्ट हो जाता है, आपका एक ठीक ट्रस्ट है। बिल्ड हो जाता है इससे क्लाइंट का। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें? देखिए हर बिजनेस को मैं ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि वो हम्म, अपने पास एक अकाउंटेंट रखें या ना हम्म, रखें, लेकिन अपनी प्रॉपर बुक कीपिंग ज़रूर करें ठीक है। और एक एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट ज़रूर रहें, ठीक है ना। जो चैलेंजेस आपको आते हैं वो एक एक्सपर्ट ही आपको गाइड करके आपको हेल्प कर सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। डन हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, थैंक यू वेरी मच। और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। सेम यार, थैंक यू।